नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 332 नई नियंत्रण प्रणाली। तियान लैंग को सुखद आश्चर्य हुआ। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की स्टेल्थ कोटिंग भी इसकी कमजोरी है। गति बहुत तेज है तथा धड़ का तापमान बहुत अधिक है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तुलना में स्टेल्थ कोटिंग पर बहुत अधिक दबाव डालेगा। मैक 2 पर लड़ाकू विमान के धड़ का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तथा मैक 3 पर धड़ का तापमान 600-700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान पर स्टील्थ कोटिंग का प्रभाव कमजोर हो जाएगा तथा इसे बनाए रखने की अवधि भी बहुत कम हो जाएगी। श्री सक्सेना, देश के प्रति आपके योगदान के लिए धन्यवाद, तियान लैंग ने गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना, देश जितना मजबूत होगा, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। मैं चीन का नागरिक हूं और यह मेरा कर्तव्य है। अयान सक्सेना ने इसे बाहर निकालने से पहले कुछ समय के लिए इसे छिपाने पर विचार किया था, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद इसे जल्द से जल्द जारी करना बेहतर है। देश द्वारा हाल ही में लगातार किए गए शक्ति प्रदर्शनों से कुछ जोखिम का आभास हो गया है तथा कुछ देशों को हताशाजनक कदम उठाने से रोकना आवश्यक है। यदि वह इसे छिपाता है और कुछ हो जाता है तो इसे बाहर निकालने में बहुत देर हो सकती है। तियान लैंग, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। फोन के दूसरी तरफ तियान लैंग ने कहा। मिस्टर सक्सेना, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार के साथ आप मुझे सीधे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अयान सक्सेना, मुझे शंघाई के उपनगरीय क्षेत्र में एक जमीन का टुकड़ा चाहिए जिसके आसपास अपेक्षाकृत अच्छे शैक्षिकी संसाधन हों। दृश्य अच्छा होना चाहिए और आसपास कोई ऊंची इमारत नहीं होनी चाहिए। मैं मैदान पर अच्छे रक्षात्मक प्रदर्शन के साथ एक विला बनाना चाहता हूं। पहली तहखाना मंजिल एक पार्किंग स्थल है, दूसरी तहखाना मंजिल एक सुरक्षा परत है, तीसरी तहखाना मंजिल मेरी निजी प्रयोगशाला है और 5वीं और 6ठी तहखाना मंजिल एक अविनाशी प्रलय बनकर है। तियान लैंग दंग रह गया। जल्द ही उन्होंने कहा, मिस्टर सक्सेना, इससे आप वाकई बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। मैं जल्द से जल्द जमीन ढूंढूंगा और आपके लिए डिज़ाइन तैयार करूंगा और निर्माण करूंगा। अयान सक्सेना, मैं खुद ही डिज़ाइन कर सकता हूं। मुझे ज़मीन पाने में आपकी मदद चाहिए और मैं उसका भुगतान कर सकता हूं। फिर मुझे चाहिए कि आप इसे बनाने के लिए सबसे अच्छी निर्माण टीम ढूंढें। उनका निर्माण कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर का है। एक विला और एक प्रलयकालीन बंकर का डिज़ाइन बनाना आसान है, यहाँ तक कि अगर कुछ देश पागल हो जाएं और मशरूम युद्ध शुरू कर दें तो वह बहुत सुरक्षित रहेगा यदि उसे प्रलय के दिन के बंकर में गोली मार दी जाए। आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। प्रलयकालीन बंकर में बहुत सारी आपूर्तियां संग्रहित की जाएंगी तथा उसके पास 2000 घनमीटर का सिस्टम स्थान है। तियान लैंग, श्री सक्सेना, सेना के पास एक पेशेवर निर्माण टीम है और गुणवत्ता और निर्माण गति की गारंटी दी जा सकती है। मैं 3 दिनों के भीतर सबसे उपयुक्त भूमि ढूंढ लूंगा। निर्माण अवधि का अनुमान आधा वर्ष है और सजावट के साथ इसमें 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। अयान सक्सेना ने कहा, मैं 3 दिनों के भीतर डिज़ाइन चित्र तैयार कर दूंगा और 1 सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना सबसे अच्छा होगा। मैं भूमि और निर्माण की लागत स्वयं वहन करूंगा। ठीक है। फोन रखते ही तियान लैंग ने तुरंत अरुण राव से संपर्क किया। उनकी बात सुनने के बाद अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना भविष्य की योजना बना रहे हैं। वह निश्चित रूप से और अधिक बच्चे चाहते हैं। वह अब ज़िरुपी समुदाय में रहता है, जो बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसके और बच्चे हुए तो उसके लिए यहाँ रहना उचित नहीं होगा। साधारण विला सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं और ऐसे विला का निर्माण वास्तव में उनके लिए सबसे उपयुक्त है। तियान लैंग, अगर वह ऐसा विला बनाते हैं तो हमारे लोगों पर सुरक्षा का दबाव काफ़ी कम हो सकता है। हाँ तियान लैंग, तुम जमीन ढूंढो और मैं निर्माण टीम ढूंढूंगा। अरुण राव ने बात करने के बाद फोन रख दिया। तियान लैंग ने अपना फोन फिर से डायल किया। निर्देशक जू, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। श्री सक्सेना ने कहा कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए स्टेल्थ कोटिंग के बारे में उनके पास पहले से ही कुछ विचार हैं। शायद कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आ जाएंगे। अरुण राव की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। तियान लैंग, तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात तुरंत क्यों नहीं कही? तियान लैंग, निर्देशक जू, शायद हमारे लिए श्री सक्सेना के मामले अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम उनकी अच्छी तरह से सेवा करें तो उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। आपने जो कहा वह सही है। यह मामला लीक नहीं होना चाहिए।
अरुण राव ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, रात के 10 बजे तक अनिंदिता सक्सेना सो चुकी थीं। रोशनी मेहरा अध्ययन कक्ष में पहुंची और अयान सक्सेना पूरी गति से कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे। ड्रोन नियंत्रण प्रणाली के अनुसार उसे 20 घंटे तक लड़ना होगा और कल उसने कुल 11 घंटे तक लड़ाई लड़ी। अगर वह आज रात कड़ी मेहनत करे तो वह ये काम पूरा कर सकता है। पति जी, कल तो आप केवल 1 घंटा ही सोए थे। क्या आज भी आप पूरी रात जाग रहे हैं? रोशनी मेहरा अयान सक्सेना के पास पहुंची और परेशान होकर बोली। अयान सक्सेना ने अपना काम रोक दिया, उठकर रोशनी मेहरा को गले लगाया और उसे चूमा। थोड़ी देर बाद अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को छोड़ दिया। उसने कहा, अगर मैं एक और रात कड़ी मेहनत करूं तो मेरा काम लगभग पूरा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं अपने शरीर से इसे संभाल सकता हूं। रोशनी मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। पति जी, तब तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके लिए एक प्लेट फल काट कर लाती हूं। ठीक है। 10 मिनट बीत गए और रोशनी मेहरा फलों की एक बड़ी प्लेट ले आई और अयान सक्सेना के लिए गर्म चाय भी बनाकर लाईं। शुभ रात्रि पति, तुमसे प्यार है। अनजाने में ही सुबह के 7 बज गए। ओह, अयान सक्सेना ने राहत की लंबी सांस ली। नई नियंत्रण प्रणाली तैयार हो गई है। ये नियंत्रण प्रणाली उनके दिमाग में तब आई जब विमान निर्माण कौशल को उन्नत किया गया। इससे मूल ड्रोन भी अधिक मजबूत हो सकता है। अध्ययन में 1 दर्जन ड्रोन शामिल थे और अयान सक्सेना ने शीघ्रता से नई नियंत्रण प्रणाली को इन ड्रोनों में स्थानांतरित कर दिया। बैठने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढें और संदिग्ध लोगों की तलाश करें। पता लगने से बचें। अयान सक्सेना ने उनमें से 4 को रिलीज किया। उसके आदेश अपेक्षाकृत अस्पष्ट थे, लेकिन फिर भी ये 4 ड्रोन उसके इरादे समझ गए। उनमें से एक नीचे उतरा और ऐसी जगह पर गिरा जहां एक शरारती बच्चा न तो छू सकता था और न ही देख सकता था। उनमें से एक गैराज के बाहर चला गया। अन्य 2 लोग समुदाय के गेट के बाहर चले गए और उन सभी ने अपने लिए बहुत अच्छे निगरानी स्थान ढूंढ लिए। बीप बीप, अरविंद नायर ने अयान सक्सेना को बुलाया। अयान सक्सेना ने जवाब दिया और अरविंद नायर ने कहा, मिस्टर सक्सेना, आपके घर से 4 ड्रोन उड़े हैं। अयान सक्सेना, मैंने उन्हें परीक्षण के लिए जारी किया है, बस उन्हें अनदेखा करें। ठीक है। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने स्मार्ट चश्मा पहन लिया। वह चारों ड्रोनों की स्थिति को वास्तविक समय में समझ सकता है। चारों ड्रोन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। नई प्रणाली उन्हें मजबूत एआई प्रसंस्करण क्षमताएं प्रदान करती है, लेकिन उनके हार्डवेयर में अभी भी कुछ कमी है। उदाहरण के लिए, बैटरी। ये ड्रोन छोटे ड्रोन हैं। हालांकि बैटरी लाइफ उसी स्तर से बेहतर है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। बेशक, अगर शादी के दौरान और अधिक मात्रा में गोलियां छोड़ी जाती हैं, तो भी शादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई समस्या नहीं है। आधे घंटे बाद अयान सक्सेना ने पुष्टि की कि नियंत्रण प्रणाली में कोई समस्या नहीं थी। अरविंद नायर, आपके पास कितने ड्रोन हैं? अयान सक्सेना ने अरविंद नायर को फोन किया। अरविंद नायर ने कहा, श्री सक्सेना, हमारे पास कुल 60 हैं। अयान सक्सेना, उन सभी को चालू कर दीजिए। मैं आपके ड्रोन में एक नया सिस्टम लिख दूंगा। नया सिस्टम मूल सिस्टम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अरविंद नायर की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। अयान सक्सेना ने उन्हें जो ड्रोन दिए थे, वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। क्या ये और भी मजबूत हो सकता है? ठीक है, मिस्टर सक्सेना। जल्द ही उन्होंने सभी ड्रोन चालू कर दिए और अयान सक्सेना ने एक साथ इन ड्रोन में नई प्रणाली लिख दी। बस 4 ड्रोन गश्त के लिए उड़े। बीच बीच में अरविंद नायर और अन्य लोग ड्रोन छोड़ते थे और ड्रोन आसपास के 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में गश्त करते थे। यदि दुश्मन के पास हथियार हैं और हथियार खुले में हैं, तो ड्रोन इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन ये स्थिति दुर्लभ है। दुश्मन हमला करने से पहले अपने हथियार अवश्य छिपा लेगा। बीप बीप, अयान सक्सेना के स्मार्ट चश्मे पर एक तस्वीर उभरी। गश्त कर रहे 4 ड्रोनों में से एक ने चेतावनी जारी की। चित्र में एक महिला दिखाई गई है। संदेहास्पद लक्ष्य को सैन्य प्रशिक्षण मिलने की संभावना 93% है। संदिग्ध लक्ष्य का व्यवहार ड्रोन से बचने का है। शत्रुता की संभावना 72% है। कृपया पुष्टि करें। ये शब्द अयान सक्सेना के स्मार्ट चश्मे पर प्रदर्शित किए गए थे। यही जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के 2 सदस्यों के स्मार्ट चश्मे पर प्रदर्शित की गई थी। बहुत मजबूत। दोनों की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ड्रोन में वास्तव में ऐसी क्षमता है। अध्याय 333। रोशनी मेहरा के चाचा यहाँ हैं। सभी टीमें ध्यान दें, सेक्टर 43 में एक संदिग्ध लक्ष्य की पहचान की गई है। लक्ष्य का पता लगाएं और उन्हें जांच के लिए लाएं। सुरक्षित रहें। अयान सक्सेना की गुप्त रूप से सुरक्षा कर रहे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने ज़िरुपी आवासीय परिसर के आसपास के क्षेत्र को विभाजित कर दिया था, जिससे एक सेक्टर को निर्दिष्ट करके सटीक स्थान की पहचान संभव हो गई।
रोजक, टीम 4 के नेता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पहले प्रत्येक टीम में केवल 3 सदस्य होते थे, लेकिन अयान सक्सेना की सुरक्षा में कर्मियों की संख्या में वृद्धि के साथ अब प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। उन्होंने शीघ्रता से लक्ष्य का पता लगा लिया। उनमें से 2 लक्ष्य के पास पहुंचे, जबकि एक छिपा हुआ स्नाइपर गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा था, तथा एक ड्रोन ऑपरेटर हमला करने के लिए तैयार था। वहां एक ड्राइवर भी मौजूद था, जो अग्निशमन सहायता के लिए विशेष दंगा नियंत्रण वाहन लेकर आने के लिए तैयार था। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सभी सदस्य कुलीन वर्ग के हैं, जो अपनी संख्या से कई गुना बड़े सशस्त्र विरोधियों का सामना करने पर भी नहीं डरते। नमस्ते, पास आ रहे 2 लोगों में से एक ने कहा। दूसरे ने अपना हाथ कमर पर रखा हुआ था, ताकि संकट का पहला संकेत मिलते ही वह अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चलाने के लिए तैयार रहे। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिस महिला से पूछताछ की जा रही थी, उसका नाम हुआंग जुएमी था। वह चीन की नागरिक थी, लेकिन वह बहुत पहले ही एक जासूसी संगठन में शामिल हो गई थी। विदेश में पढ़ाई के दौरान उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हुआंग जुएमी, कृपया हमारे साथ आओ। हमें जांच में सहायता के लिए तुम्हारी जरूरत है। बोलते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्य ने अपने परिचय पत्र का खुलासा किया। उस समय वह केवल एक साधारण पुलिस पहचान पत्र ही दिखा रहे थे। कौन जानता है कि आप धोखेबाज और झूठे हैं? हुआंग जुएमी ने भौहें सिकोड़ी। आप पुलिस को बुला सकते हैं, वे शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। हुआंग शुमेई 2 सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर बोला, चूंकि आप पुलिस से नहीं डरते, इसलिए मुझे आप पर विश्वास है। हम कहाँ जा रहे हैं? बस हमारे साथ आओ। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्यों ने जल्दी से हुआंग जुएमी को ले लिया। हुआंग जुएमी ने विरोध नहीं किया, ये शर्त लगाते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को उसके अपराधों का कोई सबूत नहीं मिलेगा। ज़िरुपी आवासीय परिसर के पास राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने एक दुकान किराए पर ली थी, जिसे उन्होंने एक साधारण पूछताछ कक्ष में बदल दिया था। हुआंग जुएमी जल्द ही पूछताछ कक्ष में था। क्या आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ क्यों लाए हैं? पूछताछकर्ताओं में से एक ने पूछा। हुआंग जुएमी ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैं एक साधारण महिला हूँ। आप मुझे यहाँ वापस क्यों लाए? दूसरे पूछताछकर्ता ने कहा, हुआंग जुएमी, हमें पता चला है कि आपने विशेष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये सैन्य प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त किया? हुआंग जुएमी हैरान थी, उन्हें ये कैसे पता चला? सदमे के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति सामान्य रही। अधिकारी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो एक साधारण महिला हूँ। मुझे सैन्य प्रशिक्षण कहाँ मिला होगा? हुआंग जुएमी, हम राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से हैं। जिन अपराधियों का हम सामना करते हैं वे सामान्य अपराधियों से भिन्न हैं, इसलिए हमारी कार्यप्रणाली भी सामान्य पुलिस से भिन्न है। यदि आप सच्चाई से स्वीकारोक्ति करते हैं तो आप पीड़ा से बच सकते हैं, और सच्चाई से स्वीकारोक्ति के परिणाम अंत तक विरोध करने से बहुत भिन्न होते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और शांति से बोला, मामूली परिस्थितियों में जासूसी करने पर 3 से 5 साल की सजा होती है। आप अभी 20 साल के हैं, इसलिए जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी उम्र 30 साल ही होगी। देशद्रोह की सजा मौत है। हुआंग जुएमी की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस पर दबाव डालना जारी रखा। हुआंग जुएमी, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी हमारे लोग आपके फोन और आपके सभी बैंक खातों की जांच कर रहे हैं। हमारे लोग आपके द्वारा किराए पर लिए गए मकान की भी जांच कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा? अभी स्वीकारोक्ति करना बाद में स्वीकारोक्ति करने से पूरी तरह भिन्न है। हुआंग जुएमी उथल पुथल में था। यद्यपि उसे सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन वह 007 शैली की जासूस नहीं थी, तथा दबाव झेलने की उसकी क्षमता सीमित थी। यदि उस पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता तो वह मर चुकी होती। उसे कुछ पिछली पूछताछ के वीडियो दिखाओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निर्देश दिया। जी श्रीमान। किसी ने लैपटॉप निकाला और उसे हुआंग जुएमी के सामने रख दिया और एक वीडियो फाइल खोल दी। वीडियो में पूछताछ दिखाई गई। पूछताछ फर्जी थी, महज दिखावा था, लेकिन वीडियो में अभिनेता बहुत समर्पित थे और उन्होंने अत्यंत यथार्थवादी अभिनय किया था, तथा विभिन्न पूछताछ विधियों ने हुआंग जुएमी को फीका कर दिया। बिजली का झटका देना अधिक सामान्य तरीकों में से एक था। हुआंग जुएमी, हमारे यहाँ शर्तें सरल हैं। यदि आप हमारी सलाह नहीं मानेंगे तो हमें किसी और को श्रेय लेने देना होगा। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने शांति से कहा। हुआंग जुएमी ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा, मैं कबूल करता हूँ। कुछ ही समय में हुआंग जुएमी ने पूरी बात कबूल कर ली। वह एक जासूस थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कौन सा संगठन है। उसके पास अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं था। वह केवल यहाँ के वातावरण से परिचित होने के लिए यहाँ आई थी। बीप बीप, अयान सक्सेना को तियानलैन का फोन आया।
यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्य तियान लांग को रिपोर्ट करते थे। तियान लैंग ने अयान सक्सेना को स्थिति बताई। मिस्टर सक्सेना, आसपास और भी जासूस हो सकते हैं जो आपको निशाना बनाना चाहते हैं। कृपया हर समय सावधान रहें, तियान लांग ने चेतावनी दी। मैं समझता हूँ, तियान लैंग ने हल्की खांसी करते हुए कहा। मिस्टर सक्सेना, सिस्टम अपडेट के बाद ड्रोन और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हम महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ खरीदना चाहेंगे, आप और आपके माता पिता आदि सहित। अयान सक्सेना ने पूछा, आप कितने खरीदना चाहेंगे? 3000, अयान सक्सेना ने कहा। तियान लैंग, क्या आप निश्चित हैं? मैं 2 या 3 महीनों के भीतर नए ड्रोन बनाने में सक्षम हो जाऊंगा और नई प्रणाली वाले नए ड्रोन और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। तियान लैंग, नए ड्रोन आने में समय लगेगा और हमें हर समय कई खतरों का सामना करना पड़ता है। मिस्टर सक्सेना, आप हमें क्या कीमत दे सकते हैं? अयान सक्सेना ने विचार किया। वह कभी कभार कुछ चीज़ें मुफ्त में दे सकता था, लेकिन बार बार मुफ्त में चीज़ें देना अच्छा नहीं होगा। अगर वह बार बार सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को अच्छी चीज़ें मुफ्त में देता तो क्या उच्च अधिकारियों को कोई परेशानी होती? तियान लैंग, मैं उन्हें कैमल कंट्री को 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस के हिसाब से बेचता हूं, इसलिए मैं तुम्हें भी उन्हें 10,000 RMB प्रति पीस के हिसाब से बेचूंगा। सिस्टम के बिना जिंगमैन टेक्नोलॉजी के ड्रोन की कीमत केवल 3000 है, इसलिए सिस्टम ही मुख्य रूप से मूल्यवान है, अयान सक्सेना ने कहा। तियान लैंग जानता था कि अयान सक्सेना ने उन्हें कैमल कंट्री को 10,000 अमेरिकी डॉलर में बेचा था और उन्हें 10,000 RMB में बेचना पहले से ही एक अनुकूल कीमत थी। श्री सक्सेना, कीमत कोई समस्या नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये 3000 ड्रोन हमें जल्द से जल्द मिल जाएंगे, तियान लैंग ने कहा। देश के लिए माल की तीसरी खेप अभी तक नहीं भेजी गई है। चलो पहले तुम्हें इस माल से 3000 दे देते हैं। बस एक बड़ा ट्रक ढूंढो और सीधे उन्हें ले जाने के लिए जाओ। ठीक है। दोपहर को अनिंदिता सक्सेना सो गईं। अयान सक्सेना कंप्यूटर पर अपने भविष्य के घर का डिजाइन बना रहे थे। डिंग डोंग, घर की घंटी बजी। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष से बाहर आया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े थे, जिनकी उम्र 40 या 50 के आसपास लग रही थी और दोनों के हाथ में कुछ उपहार थे। और आप कर रहे हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। उनमें से एक ने कहा, नमस्ते जियाओ लिन, मैं मेंग्याओ का परदादा हूं और वह मेंग्याओ का दूसरा चाचा है। आपकी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए हम देखने आए हैं। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। तो यह वे थे। रोशनी मेहरा ने उन्हें उनके बारे में बताया था। राघव मेहरा का कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन उसके 2 चचेरे भाई थे। राघव मेहरा उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वे बहुत लालची थे। उन्होंने अपने बेटे को जू के समूह के मूल में शामिल करने का प्रयास किया। राघव मेहरा की केवल एक बेटी रोशनी मेहरा थी और वे चाहते थे कि रोशनी मेहरा की शादी के बाद उनका बेटा संपत्ति का उत्तराधिकारी बने। उनकी महत्वाकांक्षा का पता चलने के बाद राघव मेहरा ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। मेंग्याओ ने मुझे नहीं बताया कि उसके चाचा भी हैं। अयान सक्सेना ने अपनी बात खत्म की और दरवाज़ा बंद कर दिया। अध्याय 334 रोशनी मेहरा का गुस्सा। रोशनी मेहरा के दोनों मामाओं के चेहरे पर उदासी छा गई। हम क्या करते हैं? रोशनी मेहरा के दूसरे चाचा ने धीमी आवाज में पूछा। उसके सबसे बड़े चाचा ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। अयान सक्सेना को जल्दी ही मेंग्याओ से संपर्क करना चाहिए और फिर हम अंदर जा सकते हैं। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गए। उसने राघव मेहरा का फ़ोन नंबर डायल किया। फ़ोन पर दूसरी तरफ राघव मेहरा जोर से हंसे। जियाओ लिन, हमने अभी अभी तुम्हारे माता पिता के साथ खाना खाया है। यहाँ काफ़ी बदलाव हुए हैं, सजावट बहुत उत्सवपूर्ण और काफ़ी अच्छी है। पिताजी, मेंग्याओ के सबसे बड़े और दूसरे चाचा यहाँ हैं। मेंग्याओ उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अयान सक्सेना ने कहा, वे अभी भी दरवाजे के बाहर हैं। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी और वह सब कुछ साफ साफ सुन लेता था। राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाईं। जू गुआंगयाओ और जू रेनचांग तुम्हारे घर गए थे। उन्हें दरवाजे तक आने की हिम्मत कहाँ से मिली? जियो लिन, उन्हें मत देखो। कुछ बातें तो मैंने मेंग्याओ को भी नहीं बताई हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह मेंग्याओ की जानकारी से भी कहीं ज्यादा है। अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी, मैं असभ्य नहीं बनना चाहता था। राघव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि वे किस तरह के लोग हैं। चाहे वे कितना भी मुस्कुराएं और तुम्हें खुश करने की कोशिश करें, कोई रियायत मत दो। आप और मेंग्याओ जल्द ही शादी करने वाले हैं। वे बस इस अवसर का उपयोग रिश्ते को बहाल करने के लिए करना चाहते हैं। उन्हें मौका मत दो। अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं।
फोन पर दूसरी तरफ राघव मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, उस समय उन्होंने जो घिनौना काम किया था वह मेरे लिए पुलिस को बुलाने और उन्हें 7 या 8 साल के लिए जेल भेजने के लिए पर्याप्त था। वे मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगे और वादा किया कि वे मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। यही कारण है कि मैंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अब वे फिर से भाग रहे हैं। अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी शांत हो जाए, मैं उन्हें भेज दूंगा, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, बस नर्म दिल मत बनो। वे जानते हैं कि मुझे ढूंढना बेकार है, इसलिए वे तुम्हें ढूंढने के लिए शादी का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। राघव मेहरा ने कुछ निर्देश दिए और फोन रख दिया। इसके बाद अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को फोन किया और रोशनी मेहरा को भी बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसके सबसे बड़े और दूसरे चाचा उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। पति जी, उनकी चिंता मत करो, रोशनी मेहरा ने कहा, वे ऐसे लोग नहीं हैं जो आभारी हों या मदद के लायक हों। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी की बात मानूंगा। डिंग डोंग, इसी समय दरवाजे की घंटी फिर बजी। अयान सक्सेना दरवाजे के पास गया और उसे खोला। राघव मेहरा के सबसे बड़े चाचा जू गुआंगयाओ ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जियो लिन, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हम मेंग्याओ के चाचा हैं, है ना? हमें पहले मेंग्याओ के माता पिता के साथ कुछ गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन इतना समय बीत चुका है और गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए। हम आपको और मेंग्याओ को आपकी शादी पर ईमानदारी से बधाई देते हैं। जू रेनचांग ने कहा, हमारे बड़ों के बीच के झगड़ों का आप छोटों से कोई लेना देना नहीं है। हम फिर भी आपकी और मेंग्याओ की शादी में शामिल होंगे। अयान सक्सेना हल्का सा मुस्कुराया, क्या आपका काम समाप्त हो गया? जू गुआंगयाओ और जू रेनचांग ने अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने कहा, मेरे ससुर का आपसे कुछ पारिवारिक लगाव है, लेकिन उन्होंने आपको जेल नहीं भेजा, जबकि आपने बहुत सारे घृणित काम किए थे। मैं अलग हूँ, अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें जरूर जेल भेज दूंगा। बोलने के बाद अयान सक्सेना ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, अरविंद नायर, मैं जू गुआंगयाओ और जू रेनचांग सहित उनके बाकी परिवारों से मिलना नहीं चाहता। उन्हें मेंग्याओ को भी परेशान मत करने दो। फोन पर दूसरी तरफ अरविंद नायर ने तुरंत कहा, ठीक है, हम उन्हें और उनके परिवारों को अब से रोक देंगे। हाँ, अयान सक्सेना ने बात करने के बाद फोन रख दिया। जू गुआंगयाओ के चेहरे पर उदासी छा गई। अयान सक्सेना, हम मेंग्याओ के चाचा हैं, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना है? अयान सक्सेना ने उदासीनता से कहा, यदि आपने मुझे या मेंग्याओ को फिर से परेशान किया तो मैं लोगों से आपकी पूरी जांच करवाऊंगा, आपके परिवारों में सभी की जांच करवाऊंगा। चाहे पैसा वैध स्रोतों से आता हो, चाहे आप जुआ खेलते हो, चाहे आप बाहर जाकर मौज मस्ती करते हो, हर चीज की स्पष्ट रूप से जांच की जाएगी। जू गुआंगयाओ और जू रेनचांग के भाव बदल गए। उनका कुछ धन वैध स्रोतों से नहीं आया। इसके अलावा उन दोनों को वेश्यावृत्ति के कई अनुभव हो चुके थे। अगर इस तरह की बात पता चल जाती तो उनके परिवार निश्चित रूप से बिखर जाते। हम जू गुआंगयाओ उदास चेहरे के साथ मुड़ा और चला गया। जियो लिन, गोफेंग और हम भाई हैं। हमारे रिश्ते अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में ये ठीक हो सकते हैं। आपको हमसे दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान से विचार करो, जू रेनचांग ने कहा और फिर मुड़कर जाने लगा। जल्द ही वे दोनों जिरुपी आवासीय क्षेत्र से दूर चले गए। जू गुआंगयाओ जू रेनचांग की कार में आया था। भाई, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? जू रेनचांग ने कसकर भौहें सिकोड़ी। जू गुआंगयाओ ने कुछ नहीं कहा। जू रेनचांग ने दुखी होकर कहा, अयान सक्सेना की शक्ति के साथ मेंग्याओ की शादी के बाद जू परिवार का पैसा संभवतः लिंस का हो जाएगा। भविष्य में ये हमसे पूरी तरह से असंबंधित हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से उनका राघव मेहरा से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उनकी हमेशा से ही राघव मेहरा की संपत्ति पर नजर थी। जू परिवार की अरबों की संपत्ति बहुत आकर्षक थी। यदि राघव मेहरा और सविता मेहरा की मृत्यु हो जाती है तो जू परिवार में रोशनी मेहरा ही एकमात्र बची रहेगी और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे रोशनी मेहरा को अपने वश में कर सकते हैं। अगर भविष्य में रोशनी मेहरा की मृत्यु हो जाए तो जू गुआंगयाओ ने कहा, मेंग्याओ और अयान सक्सेना की शादी हमारे लिए धन कमाने का अच्छा मौका है, लेकिन मुझे डर है कि अयान सक्सेना वास्तव में गड़बड़ कर देगा और हमें जेल भेज देगा। जू रेनचांग, कम से कम हम गुफेंग के चचेरे भाई हैं। वह शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हम मेंग्याओ को ढूंढने चलें? जू गुआंगयाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, तो चलो चलें। पिछले 1-2 महीने में उसे जुए की लत लग गई थी और वह बहुत सारा पैसा हार गया था। अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिलते तो वह अपना कर्ज नहीं चुका पाता। 1 घंटे बाद वे जू कॉर्पोरेशन के बाहर पहुंचे, लेकिन उन्हें जू कॉर्पोरेशन में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया।
रोशनी मेहरा की सुरक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी और अयान सक्सेना की सुरक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी एक ही थे और वे अयान सक्सेना की स्थिति के बारे में जानते थे। उन्हें अयान सक्सेना की मांग भी पता थी। आप दोनों अंदर नहीं जा सकते, एक सुरक्षा गार्ड जिसने शू गुआंगयाओ और दूसरे को रोका ने कहा। जू रेनचांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? हम आपके राष्ट्रपति के चाचा हैं। आप जैसे मामूली सुरक्षा गार्ड की हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? कृपया चले जाइए, सुरक्षा गार्ड ने गहरी आवाज में कहा। उनकी असली पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा थी। बहुत अच्छी बात है, मेंग्याओ अब एक बड़ी राष्ट्रपति हैं और उनका रौब बहुत बड़ा है। हम गरीब रिश्तेदार उनके उच्च पद तक नहीं पहुंच सकते, जू रेनचांग ने ठंडे स्वर में कहा। जू गुआंगयाओ ने उसके बगल में अपना गला साफ किया। रेनचांग, बकवास मत करो। अगर इस तरह की खबर ऑनलाइन फैलती है तो यह मेंग्याओ की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। वह जल्द ही शादी करने वाली है। कृपया कुछ देर इंतजार करें। सुरक्षा गार्ड सुरक्षा बूथ में चला गया। उन्होंने अरविंद नायर से संपर्क किया और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। जल्द ही अरविंद नायर ने अयान सक्सेना को फोन किया। अयान सक्सेना की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अरविंद नायर, उन्हें मेंग्याओ से मिलने जाने दो, लेकिन मेंग्याओ की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जल्दी करो और मेरे लिए उनकी जांच करो। मैं उनकी सभी अवैध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानना चाहता हूं। फोन के दूसरी ओर अरविंद नायर ने गंभीरता से कहा, हाँ मिस्टर सक्सेना। 2 मिनट बाद सुरक्षा बूथ में मौजूद सुरक्षा गार्ड बाहर आया। आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास अभी समय नहीं है। आप उनसे आधे घंटे बाद ही मिल सकते हैं। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। एक महिला जू गुआंगयाओ और दूसरी को रोशनी मेहरा के अध्यक्ष कार्यालय में ले गई। यह महिला कोमल और कमजोर दिखती थी, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत थी और उसके पक्ष में सत्य था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? रोशनी मेहरा नहीं उठी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। जू गुआंगयाओ ने उस महिला की ओर देखा जो उन्हें अंदर लेकर आई थी। रोशनी मेहरा ने कहा, जो कहना है सीधे कहो। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया भविष्य में मुझे परेशान मत करना। जू रेनचांग ने रोशनी मेहरा को देखा। मेंग्याओ, हम में से प्रत्येक को 50 मिलियन दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे और निश्चित रूप से भविष्य में बकवास नहीं करेंगे। रोशनी मेहरा के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभरा, वरना क्या? शू गुआंगयाओ ने कहा, आप और अयान सक्सेना प्यार के कारण एक साथ नहीं आए और कियान आपके प्यार का क्रिस्टलीकरण नहीं है। यह अच्छा नहीं होगा यदि ये बातें शादी के बाद फैलें। 100 मिलियन आपके लिए ज्यादा नहीं है। रोशनी मेहरा का शरीर कांप उठा। वह बहुत गुस्से में थी। अध्याय 335 समाचार प्रकट हुआ। 100 मिलियन की उगाही करके तुम अपराध कर रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा? रोशनी मेहरा ने गुस्से से कहा। जू गुआंगयाओ, इसे इतना बुरा मत बनाए। जू ग्रुप के विकास में मूल रूप से हमारा योगदान था। हम जो मांग रहे हैं वह आपके लिए ज्यादा नहीं है। रोशनी मेहरा ने दांत पीस लिए। मेरे पिताजी ने उस समय दयालुता से आपकी मदद की थी और आपने जू के समूह को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। क्या आपने इस तरह योगदान दिया था? जू रेनचांग, आपके पिताजी ने हमारी मदद की और क्या हमारी कंपनी ने भी आपकी कुछ समस्याओं को हल करने में मदद नहीं की? आपके चचेरे भाइयों ने भी कंपनी में शामिल होने पर मदद की थी। लेकिन आपको पारिवारिक संबंधों की परवाह नहीं है। जैसे जैसे आप अमीर होते गए आपको डर लगने लगा कि हमें लाभ मिलेगा, इसलिए आपने हमें बाहर निकाल दिया। ये 100 मिलियन वह है जो आपको हमारे साथ बांटना चाहिए। जू गुआंगयाओ, मेंग्याओ, शांत हो जाओ। सिर्फ 100 मिलियन के लिए कुछ चीजों को उजागर करना उचित नहीं है। अगर कियान को पता चल जाता कि वह तुम्हारे प्यार का नतीजा नहीं है, कि उसका अस्तित्व महज एक दुर्घटना है, तो वह दुखी हो जाती। रोशनी मेहरा ने गुस्से में कहा, तुम सच में बेशर्म हो। पैसों के लिए तुम कियान जैसे बच्चे को भी चोट पहुंचाने को तैयार हो। जू गुआंगयाओ और जू रेनचांग अभिव्यक्तिहीन थे। उन्होंने बहुत पहले ही परिवार से ज्यादा पैसे को चुना था। अयान सक्सेना की जल्द ही शादी होने वाली है। अगर उन्हें अभी पैसे नहीं मिले तो भविष्य में अयान सक्सेना और उनसे पैसे लेना मुश्किल हो जाएगा। जू रेनचांग, मेंग्याओ, आज सहित तुम्हारी शादी में केवल 3 दिन बचे हैं। तुम शायद नहीं चाहती कि इस समय ये संदेश हर जगह फैलें, है न? इससे आपकी शादी पर असर पड़ेगा। आप भी नहीं चाहते कि शादी में मेहमान इन बातों पर चर्चा करें, है ना? रोशनी मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया था। तुम थोड़ा इंतजार करो। वह उठी और राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर शयन कक्ष में चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना का वीडियो कॉल डायल किया। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की आंखों में आंसू देखे। पति,
वो अयान सक्सेना को देखकर रोशनी मेहरा की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी, क्या हुआ? अच्छा बनो, रो मत, मैं हर चीज के लिए यहाँ हूँ। अयान सक्सेना ने तुरंत उसे सांत्वना दी। रोशनी मेहरा ने उन्हें बताया कि जू गुआंगयो और अन्य लोगों ने क्या कहा था। अयान सक्सेना गुस्से में था। जू गुआंगयो और अन्य लोगों ने वास्तव में अनिंदिता सक्सेना का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया। ये तथाकथित रिश्तेदार अपहरणकर्ताओं से भी अधिक घृणित हैं। पत्नी, क्या तुम्हें डर है कि जू परिवार के बाकी लोग परेशानी खड़ी कर देंगे? अयान सक्सेना ने पूछा। रोशनी मेहरा ने अपना सिर हिलाया। उसने दांत पीसते हुए कहा, वे मुझे धमकाने के लिए कियान का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी करते हैं, मैं उससे क्यों डरूंगी? अयान सक्सेना ने कहा, पत्नी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा आदमी बनूंगा। मैं उन्हें होश में आने के लिए भेज दूंगा। पति, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या उनके परिवार उन चीजों को उजागर करेंगे? क्या इससे कियान पर असर पड़ेगा? क्या इससे हमारी शादी पर असर पड़ेगा? रोशनी मेहरा ने चिंतित होकर कहा। अयान सक्सेना, कियान आम बच्चों से अलग है। वह बहुत होशियार है और हम उसे बहुत प्यार देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस पर इसका कोई खास असर पड़ेगा। जहां तक हमारी शादी का सवाल है, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें उन अफवाहों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसे संभाल लूं? रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने धीरे से कहा, अपने आंसू पोंछ लो। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, कुछ छोटी मोटी बाधाएं आना सामान्य बात है, बस ऐसी बाधाओं को दूर भगा दो। तुम्हारे पिताजी ने उस समय पारिवारिक स्नेह के कारण उन्हें लाड़ प्यार दिया था, लेकिन मैं उन्हें लाड़ प्यार नहीं दूंगा। वीडियो बंद कर दो और बाहर जाने से पहले कुछ मिनट प्रतीक्षा करो। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने वीडियो रख दिया। उन्होंने शेरा का फोन मिलाया। शेरा, उन दो परिवारों के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करो जो अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है, मिस्टर सक्सेना, शेरा ने फोन के दूसरी तरफ गंभीरता से कहा। उन्होंने जल्दी से इसका प्रबंध कर दिया। वो कई जगहों से कई पुलिस गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। 3 मिनट में 2 पुलिस गाड़ियां जू के ग्रुप पर पहुंच गईं। जू के ग्रुप के पास कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। 2 महीने पहले यहां एक पुलिस स्टेशन आया। जू गुआंगयो और जू रेनचांग ने पुलिस सायरन सुना। इसी समय रोशनी मेहरा बेडरूम से बाहर आए। मेंग्याओ, क्या तुमने पुलिस को बुलाया? हम आपसे बस यूं ही बात कर रहे थे। आपकी जल्द ही शादी होने वाली है, इससे आपकी शादी पर असर पड़ेगा। जू गुआंगयो और जू रुपीचांद घबरा गए। रोशनी मेहरा ने उदासीनता से कहा, आप पुलिस से बाद में बात कर सकते हैं। जल्द ही कई पुलिसकर्मी ऊपर चले गए। जू गुआंगयो, जू रुपीचांद, आप पर अवैध और आपराधिक गतिविधियों का संदेह है, कृपया जांच स्वीकार करने के लिए हमारे साथ वापस आएं। आगे चल रहे अधेड़ पुलिसकर्मी ने गहरी आवाज में कहा। जू गुआंगयो ने बचाव करते हुए कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमने कभी जू परिवार से पैसे ऐंठने के बारे में नहीं सोचा था। ये सही है, हम तो बस बकवास कर रहे थे। आप हमें बकवास करने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं बकवास करता था और कहता था कि मैं किसी को मार डालूंगा। जू रुपीचांद ने भी जल्दी से कहा। प्रमुख पुलिसकर्मी ने कहा, आप ये बात बाद में न्यायाधीश को बता सकते हैं, हम आपको अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्हें हथकड़ी लगाओ और ले जाओ। जल्द ही जू गुआंगयो और जू रुपीचांद को हथकड़ी लगा दी गई। जू गुआंगयो ने तीखी आवाज में कहा, रोशनी मेहरा, तुमने लोगों से हमें गिरफ्तार करने के लिए कहा था, हमारी पत्नियां निश्चित रूप से तुम्हारी शादी में हंगामा मचा देंगी। प्रमुख पुलिसकर्मी ने कहा, यदि आपकी पत्नियों ने कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। आपके बेटे भी। जू गुआंगयो और जू रुपीचांद अवाक रह गए। रिश्तेदार होने का भरोसा करके वे खूब खिलवाड़ करते थे। राघव मेहरा ने कभी पुलिस को नहीं बुलाया, इसीलिए वे इतने दुस्साहसी थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार वे स्टील की थाली पर लात मारेंगे। राष्ट्रपति जू, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। चल दर। पुलिस ने जू गुआंगयो और अन्य लोगों को तुरंत ले लिया। रोशनी मेहरा ने कुछ निर्देश दिए और जल्दी से घर चली गईं। ये खबर कि जू गुआंगयो और जू रुपीचांद के परिवारों को गिरफ्तार किया गया है, निश्चित रूप से फैलेगी और जू परिवार के बाकी लोग इस पर चर्चा करेंगे। उस समय की बातें भी उजागर हो सकती हैं। सचमुच, घर पहुंचने से पहले रोशनी मेहरा ने ये खबर ऑनलाइन देखी। हाय, रोशनी मेहरा की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। अयान सक्सेना की हैसियत से देश इस खबर को ब्लॉक कर देगा, लेकिन अयान सक्सेना का प्रभाव बहुत मजबूत है और उसे ब्लॉक करना बेकार है। निजी प्रसार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। विदेशी वेबसाइटों पर खबर फैलने के बाद इसे निर्यात भी किया जाएगा और फिर घरेलू स्तर पर बेचा जाएगा। 10 मिनट बाद रोशनी मेहरा घर पहुंची। माँ,
अनिंदिता सक्सेना लिविंग रूम में थी। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और दरवाजे की तरफ देखा। जब उसने रोशनी मेहरा को देखा तो वह खुशी से रोशनी मेहरा की तरफ दौड़ी। कियान कियान। रोशनी मेहरा नीचे बैठी और अनिंदिता सक्सेना को कसकर गले लगा लिया। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? अनिंदिता सक्सेना ने कुछ संदेह के साथ पूछा। रोशनी मेहरा की मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। सब ठीक है माँ, ठीक है। माँ को बस कियान कियान की याद आती है। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और कहा। अयान सक्सेना पास आया। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को देखा। अयान सक्सेना ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके पास अभी तक अनिंदिता सक्सेना को बताने का समय नहीं था। कियान कियान, पिताजी और माँ तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। रोशनी मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, मैं आपको बताता हूँ। अनिंदिता सक्सेना को दूसरों से पता चलने देने के बजाय बेहतर है कि वे अनिंदिता सक्सेना को बता दें ताकि उसे शक न हो। कियान कियान, पिताजी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को सोफे पर बैठाया और कहा। मम्म, मुझे कहानियाँ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा। अयान सक्सेना ने बिना किसी हड़बड़ी के कहानी सुनाई। उन्होंने एक राजकुमारी की कहानी सुनाई जो एक बुरे आदमी से मिली, खतरे से बच निकली, गलती से एक साधारण व्यक्ति के साथ एक रात बिताई और परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के बच्चे से गर्भवती हो गई और अंत में तीनों लोग एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। पिताजी, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। अयान सक्सेना के बोलने के बाद अनिंदिता सक्सेना ने कहा। अयान सक्सेना ने असमंजस में पूछा, कहाँ ठीक नहीं है? अनिंदिता सक्सेना, राजकुमारी की मुलाकात किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हुई थी। राजकुमारी की मुलाकात संयोगवश अपने राजकुमार से हुई थी। माँ, क्या ये सही है? अध्याय 336 आलोचना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। रोशनी मेहरा अनिंदिता सक्सेना को देखती रह गई। माँ, क्या मैं सही हूँ? अनिंदिता सक्सेना ने आंखें झपकाईं और खिलखिलाकर हंस पड़ीं। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को कसकर गले लगाया। अनिंदिता, तुम सही हो। डैडी ने गलत कहानी सुनाई। हम डैडी को आज रात तुम्हें एक अतिरिक्त कहानी सुनाने के लिए मजबूर करके उन्हें सजा देंगे। ठीक है, ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। उसने अयान सक्सेना की ओर देखा। पिताजी, क्या मैं वही छोटी राजकुमारी हूँ? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा। हाँ, तुम हो। अनिंदिता, तुम्हारे पिता और माँ पहले एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन एक दुर्घटना ने हमें एक दूसरे से मिलाया और तुम पैदा हुई। ये भाग्य है, क्या आपको नहीं लगता? अनिंदिता सक्सेना ने मधुरता से कहा। हाँ, ये है। रोशनी मेहरा ने मन ही मन राहत की सांस ली। अयान सक्सेना ने कहा। अनिंदिता, हमारे जीवन में कई दुर्घटनाएं होंगी। कुछ दुर्घटनाएं अच्छे परिणाम लाती हैं और हमें उन मामलों में कारणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस स्वर्ग से आए आश्चर्य का आनंद लो, समझे? अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, मुझे पता है। मैं अब 1 या 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। अयान सक्सेना ने मजाकिया अंदाज में कहा। आप वाकई अब 1 या 2 साल के नहीं रह गए हैं। 3 दिन में आप 3 साल के हो जाएंगे। भविष्य में दूसरों को आसानी से मूर्ख मत बनने दीजिए। अनिंदिता सक्सेना ने हंसते हुए कहा। मूर्ख पिताजी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैडी को मूर्ख कहने की? देखो, मैं तुम्हें गुदगुदी न करूं। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को गुदगुदी करना शुरू कर दिया और अनिंदिता सक्सेना लगातार हंसने लगी। मम्मी, मदद करो। माँ आपकी मदद करेंगी। रोशनी मेहरा लड़ाई में शामिल हो गईं, लेकिन वे दोनों मिलकर भी अयान सक्सेना का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ देर तक हंसने खेलने के बाद अयान सक्सेना ने रोका। अनिंदिता, थोड़ी देर ड्राइंग बनाओ, डैडी और मम्मी बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया और उसे चूमा। माँ, पिताजी और मैं दोनों तुमसे प्यार करते हैं। अनिंदिता सक्सेना की बात खत्म होते ही वह खुशी खुशी बालकनी की ओर भागी। रोशनी मेहरा की आंखों में हल्के आंसू थे। अयान सक्सेना ने उसे गले लगा लिया और रोशनी मेहरा अयान सक्सेना की बाहों में सिमट गई। पतिदेव, भगवान मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। आप और अनिंदिता दोनों बहुत अच्छे हैं। अयान सक्सेना ने अपना हाथ उठाया और टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने रोशनी मेहरा के आंसू पोंछे। बीवी, अच्छा हुआ कि यह खबर सामने आ गई। आपको भविष्य में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? रोशनी मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। पति जी, शादी में कोई बकवास करेगा क्या? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक अनिंदिता ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे क्या कहते या सोचते हैं। रोशनी मेहरा ने अपना फोन निकाला। उसने ये देखने की योजना बनाई कि जनता की राय किस प्रकार विकसित हुई है। रोशनी मेहरा को चुना गया है।
उसका रूप रंग अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और जब वह खतरे में थी तब उसे एक मिस्टर राइट भी मिला। मैं ऐसी दुर्घटना के लिए अपने 30 साल के एकल जीवन का सौदा कर सकता हूँ। मास्टर लिन एक शीर्ष परिकथा लेखक हैं। रोशनी मेहरा के साथ उनका होना एक परिकथा की तरह है। रोशनी मेहरा ने भी ऐसी ही कई टिप्पणियां देखीं। पति, देखो, रोशनी मेहरा ने फ़ोन की स्क्रीन अयान सक्सेना की ओर घुमा दी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जनता की राय प्रभाव पर निर्भर करती है। मेरे बहुत सारे प्रशंसक हैं और उनका प्रभाव अपेक्षाकृत मजबूत है। हो सकता है कि देश गुप्त रूप से कुछ मार्गदर्शन भी कर रहा हो। इस तरह की चीज़ों के लिए अवरोध उत्पन्न करने की अपेक्षा मार्गदर्शन करना बेहतर है। जब अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह एक प्रकार का भाग्य है, तो कुछ लोगों की आलोचनाएं केवल ईर्ष्या, जलन और घृणा होती हैं। पति, ये बहुत बढ़िया है। रोशनी मेहरा पूरी तरह से आराम में हैं। अंदर ही अंदर वह वाकई बहुत परेशान थी। उसे डर था कि एक दिन ये खबर उजागर हो जाएगी और भले ही जू गुआंगयो और बाकी लोग कुछ न कहें, वू हाओयू जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। क्या होगा अगर वू हाओयू ने जेल से रिहा होने के बाद इस बात का खुलासा कर दिया? अब जब ये बात उजागर हो गई है तो उसके दिल से बोझ उतर गया है। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के माथे को चूमा। पत्नी, कुछ चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। ठीक है, ठीक है। पति, क्या आप प्रतिक्रिया में कुछ पोस्ट करना चाहते हैं? रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन निकाला और डुअन खोला। डुअन पर उसके पहले से ही 30 मिलियन प्रशंसक थे। अयान सक्सेना ने बिना किसी पाठ के एक फ़ोटो पोस्ट की। ये फ़ोटो उनके 3 सदस्यीय परिवार की थी। रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना दोनों ओर खड़ी थीं और उनकी बाहों को थमे हुए थीं। उन सभी के चेहरों पर मधुर मुस्कान थी। हे भगवान, मास्टर लिन अपना प्यार दिखा रहे हैं। सुंदर पत्नी और प्यारी बेटी, मैं मास्टर लिन से ईर्ष्या करता हूँ। यह अच्छी बात है कि ये दुर्घटना घटी। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मास्टर लिन, ये कछुआ, अपने खोल से कब बाहर आता। टिप्पणी अनुभाग में शीघ्र ही बड़ी संख्या में टिप्पणियां आने लगीं। ज्यादातर टिप्पणियां सकारात्मक थीं। कभी कभी जब कोई ट्रोल सामने आता था तो अयान सक्सेना के प्रशंसक उसे पीट पीट कर मार डालते थे। अयान सक्सेना के 30 मिलियन प्रशंसक सभी सक्रिय प्रशंसक थे। पति जी, इस घटना ने जनमत को झकझोर दिया है। आपके प्रशंसकों की संख्या जल्द ही 40 मिलियन को पार कर सकती है। रोशनी मेहरा और अयान सक्सेना फ़ोन देखने के लिए एक साथ बैठे। 30 मिलियन और 40 मिलियन के बीच कोई अंतर नहीं है। वैसे भी मुझे लाइव प्रसारण के माध्यम से सामान बेचकर छोटी मोटी कमाई करने की ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा, पति जी, जनमत की शक्ति बहुत मजबूत होती है। मुझे लगता है कि जनमत में आपकी आवाज़ अपेक्षाकृत मजबूत होना आपके लिए अच्छा है। पति जी, आप विदेशी अकाउंट क्यों नहीं बनाते? अयान सक्सेना का चेहरा अजीब था। मुझे स्प्रे होने का डर है। मैं अब हर अंग्रेजी परिकथा का केवल आधा हिस्सा ही पोस्ट करता हूँ और हर कहानी एक महत्वपूर्ण क्षण पर समाप्त होती है। ये सच है। पति, क्या आप इसी तरह चलते रहेंगे? रोशनी मेहरा ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंध कब समाप्त करता है। यदि प्रतिबंध समाप्त नहीं होते हैं तो मैं उनमें से आधे पोस्ट करता रहूंगा। रोशनी मेहरा ने हंसते हुए कहा, विदेशी इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। मैंने विदेशी इंटरनेट से खबर देखी कि बहुत से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आपकी परिकथाएं पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, जिससे उनकी गति मजबूत हो रही है और दूसरे लोग भी इस गड्ढे में गिर रहे हैं। पति, विदेशों में आपके प्रशंसक बढ़ रहे हैं। यदि आप विदेशी इंटरनेट पर खाता पंजीकृत कराते हैं तो आपके प्रशंसकों की संख्या 100 मिलियन तक पहुंच सकती है। अयान सक्सेना ने कहा, प्रतिबंध हटने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा। अगर प्रतिबंध लगे तो वे कुछ ही मिनटों में मेरा अकाउंट बंद कर देंगे। ठीक है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। डिंग डिंग। अयान सक्सेना का फ़ोन बजा और चेन मेई ने वीडियो कॉल किया। माँ। अयान सक्सेना ने वीडियो कॉल का उत्तर दिया। उन्होंने फ़ोन रोशनी मेहरा की ओर घुमाया और रोशनी मेहरा ने तुरंत आवाज़ लगाई, माँ। चेन मेई, अरे मेंग्याओ, मैंने ऑनलाइन समाचार देखा। क्या तुम और अनिंदिता ठीक हो? बेटा, तुम मेंग्याओ और बच्चों को कष्ट नहीं सहने दे सकते। माँ, हम ठीक हैं। रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने कहा, माँ, हमारी चिंता मत करो। आप शादी की तैयारी कैसे कर रही हैं? चेन मेई मुस्कुराई, ये लगभग तैयार है। हम वही कर रहे हैं जो वेडिंग प्लानर कहेगा। आप कब वापस आ रहे हैं? रोशनी मेहरा ने कहा, माँ, हमने पहले कल वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम आज वापस जाएंगे। इस तरह से हमारे पास कल अन्य चीज़ों से निपटने के लिए ऊर्जा होगी।
चेन मेई ने खुश होकर कहा, तो फिर हम आपको हवाई अड्डे पर ले लेंगे। वीडियो बंद करने के बाद अयान सक्सेना चिल्लाया, अनिंदिता, चलो अपना सामान पैक कर लें, हम बाद में दादा दादी के घर चलेंगे। ठीक है पिताजी, मुझे दादाजी और दादी जी की याद आती है। अनिंदिता सक्सेना खुशी से दौड़ी। उन्होंने अयान सक्सेना और अन्य लोगों को अपना सामान पैक करने में मदद की। होस्ट, अनिंदिता सक्सेना आपके सूटकेस को व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर रही हैं। सिस्टम स्पेस को बढ़ा दिया गया है और सिस्टम स्पेस को 3000 क्यूबिक मीटर तक अपग्रेड किया गया है। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। सिस्टम स्पेस को वास्तव में अपग्रेड किया गया था। 2000 घन मीटर का सिस्टम स्पेस काफ़ी बड़ा है, लेकिन कौन चाहेगा कि यह और भी बड़ा हो। अध्याय 337 वू हाओयू की जेल में मृत्यु। अयान सक्सेना की चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। 3000 क्यूबिक मीटर का सिस्टम स्पेस काफ़ी बड़ा लग रहा था। एक P-62 प्रकार के रेल डिब्बे का आयतन 120 घन मीटर होता है, जो ऐसे 25 डिब्बों के बराबर होता है। पिताजी, क्या मैं अपने खिलौने ला सकता हूँ? अनिंदिता ने बचकानी आवाज में पूछा। अयान सक्सेना ने अनिंदिता के छोटे से सिर को छुआ। हाँ, तुम कौन से खिलौने लाना चाहती हो? मैं बहुत सारे लोगों को लाना चाहता हूँ, अनिंदिता ने खुश होकर कहा। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता की ओर देखा। अनिंदिता, चलो बस 2 सूटकेस लेते हैं। तुम गणित में अच्छी हो, दोनों सूटकेसों का आयतन निकालो। देखो कि क्या तुम बची हुई जगह में सारे खिलौने ले जा सकती हो। अनिंदिता, मम्मी, डैडी के पास जादू है। डैडी, मेरे सारे खिलौने गायब कर दो और जब हम दादा दादी के घर पहुंचेंगे तो तुम उन्हें फिर से जादू से जगा सकते हो। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा, उसमें एक क्षमता है, लेकिन अनिंदिता अभी छोटी है, इस तरह का रहस्य उसे अभी पता नहीं चल सकता। बेहतर होगा कि रोशनी मेहरा को अभी यह बात पता न चले। वह एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हैं, जिनमें अच्छी ताकत है, लेकिन आधुनिक आग्नेयास्त्रों का सामना करने के लिए उनकी ताकत अभी भी काफ़ी नहीं है। उसे कम से कम महान स्तर की ताकत की आवश्यकता है। अनिंदिता, अपने पिता के लिए चीज़ें मुश्किल मत बनाओ। अगर तुम्हारे पिता ऐसा कर सकते हैं तो ये जादू नहीं बल्कि टोना है, रोशनी मेहरा ने कहा। अनिंदिता ने अयान सक्सेना की ओर प्यार से देखा और कहा, डैडी, क्या आप नहीं कर सकते? अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और अनिंदिता को चूमा। अभी नहीं, शायद भविष्य में यह संभव हो जाएगा। शायद हम भविष्य में परियों की कहानियों में कियानकुन बैग बनाएंगे, लेकिन ये बहुत बहुत कठिन है। पिताजी की मदद करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। पिताजी अकेले इतने शक्तिशाली नहीं हैं, तुम्हें पता है। अनिंदिता ने सिर हिलाया। पिताजी, अगर मैं आपकी मदद करने के लिए कौशल सीखूं, तो क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं? अनिंदिता ने उम्मीद से कहा। अयान सक्सेना ने कहा, प्राचीन लोग उड़ नहीं सकते थे। उनकी नज़र में जो उड़ सकते थे वे अमर थे, लेकिन अब हम हवाई जहाज़ लेते हैं, क्या हम उड़ सकते हैं? क्या हवाई जहाज किसी अमर के जादुई हथियार के बराबर नहीं है? अनिंदिता ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने आगे कहा, और सेल फोन से हजारों किलोमीटर दूर हम बातचीत करने के लिए फ़ोन कॉल कर सकते हैं। प्राचीन लोगों के लिए क्या यह एक अमर तरीका नहीं है? हम पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, अनिंदिता ने गंभीरता से कहा। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना और उनकी बेटी की तरफ देखा। पिता और बेटी, एक बहुत गंभीरता से मना रहा था और दूसरा बहुत गंभीरता से सुन रहा था। दीदी, अचानक अयान सक्सेना का फ़ोन बज उठा। ये तियान लैंग का फ़ोन था। श्री सक्सेना, आपको जो ज़मीन चाहिए थी वह मिल गई है। ज़मीन का ये टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आसपास का वातावरण अच्छा है, शैक्षिकी संसाधन अच्छे हैं और आसपास का परिवहन भी अपेक्षाकृत सुविधाजनक है। अयान सक्सेना के फ़ोन का जवाब देने के बाद तियान लैंग ने कहा, ये कितना बड़ा है? तियान लैंग ने कहा, ये केवल 4 म्यू से थोड़ा अधिक है। श्री सक्सेना, यदि आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इससे बड़ा वाला ढूंढ लूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, 4 म्यू से थोड़ा ज़्यादा ही काफ़ी है, अयान सक्सेना ने कहा। 1 म्यू 666.6 वर्ग मीटर है और 4 म्यू का अनुमान 3000 वर्ग मीटर है। इस पर एक विला बनाने के लिए अभी भी एक बड़ा यार्ड होगा और यह क्षेत्र भूमिगत निर्माण के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। तियान लैंग, मुझे ज़मीन की जानकारी भेजो। ठीक है मिस्टर सक्सेना। अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, पति, आप ज़मीन खरीद कर क्या करने वाले हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे भविष्य का घर बनाओ। अभी तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर हमारे और बच्चे हुए तो यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। रोशनी मेहरा, क्या विला खरीदना ठीक नहीं होगा? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। साधारण विला की सुरक्षा बहुत खराब है। एक रॉकेट पूरे विला को नष्ट कर सकता है। मैं जो विला बनाना चाहता हूँ उसमें मजबूत बाहरी रक्षा क्षमताएं होनी चाहिए।
अगर अंदर जहरीली गैस आदि दिखाई दे तो उसे पहचानकर जल्द से जल्द बाहर निकालने में भी सक्षम होना चाहिए। विला के तहखाने में एक प्रलयकालीन बनकर भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशरूम युद्ध होने पर भी कोई समस्या न हो। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना को एकटक देखती रहीं। पति, क्या आप इसे स्वयं डिजाइन करने की योजना बना रहे हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक, मैं इसे खुद डिजाइन कर सकता हूँ। निर्माण के लिए सैन्य इकाइयां जिम्मेदार होंगी और गुणवत्ता और गति की गारंटी दी जाएगी। अनिंदिता ने खुश होकर पूछा, पिताजी, क्या मेरे छोटे भाई बहन होंगे? मैं वास्तव में छोटे भाई बहन चाहती हूँ। अनिंदिता, इतनी जल्दी नहीं। क्या पापा ने नहीं बताया कि घर का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है? रोशनी मेहरा ने कहा। ओह, अनिंदिता थोड़ी निराश हुई। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की ओर देखा। ऐसा लगता है कि लोगों को बनाने की परियोजना को जल्द ही एजेंडे में शामिल करना आवश्यक है। पति, अनिंदिता, आप लोग जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम जा रहे हैं। रोशनी मेहरा ने विनम्रता से कहा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान में सवार हुए। उनके साथ अरविंद नायर और गोन के 10 अन्य सदस्य भी थे। रोशनी मेहरा का निजी जेट गल्फ स्ट्रीम G550 है, जिसमें 18 यात्री बैठ सकते हैं। अरविंद नायर और अन्य को जोड़ने पर कुल संख्या केवल 14 है, जो पूरी तरह से ठीक है। मूल रूप से कल यिनचैंग जाने की योजना बनाई गई थी। अयान सक्सेना की सुरक्षा के लिए जाने वाले गोन सदस्यों में से आधे पहले ही यिनचैंग पहुंच चुके थे और अरविंद नायर और उनके साथ अन्य 10 लोगों के होने से उनकी सुरक्षा के लिए यह पर्याप्त था। पिताजी, चलो कागज के हवाई जहाज बनाते हैं, अनिंदिता ने अयान सक्सेना से कहा। अब ये सीखने में उसकी रुचि खराब नहीं है। हालांकि विमान निर्माण कौशल को महान स्तर तक पहुंचाना आसान नहीं है। पौराणिक स्तर तक पहुंचने के लिए 200 घंटे का अनुभव चाहिए। अब ये संख्या बमुश्किल 100 रह गई है। ठीक है, अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। अपग्रेड के दौरान प्राप्त अनुभव सबसे अधिक होता है, लेकिन यदि आप अपग्रेड नहीं भी करते हैं तो भी आप आमतौर पर बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हुआ देश एक निश्चित जेल। वो हाओयू को यहाँ बंद कर दिया गया था। भाई यू, बाहर निकलने पर आप क्या करोगे? अयान सक्सेना बहुत बढ़िया है, क्या वह तुम्हें परेशान करेगा? जेल में बंद एक छोटे भाई वो हाओयू ने कहा। वो परिवार अमीर है और उसने अपने कुछ छोटे भाइयों को यहाँ लाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। जीवन ठीक ठाक हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 महीनों में जीवन इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर जेल के गार्ड जरा सी भी गलती करते हैं तो वे निर्दयी हो जाते हैं। वह मुझे परेशानी दे रहा है। जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे उसके लिए परेशानी खड़ी करनी पड़ती है। उसने हमारे वो परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, वो हाओयू ने दांत पीसते हुए कहा। वह पहले से ही जानता था कि उसके पिता को भी जेल भेज दिया गया है और वो परिवार के बाकी सदस्य अब संपत्ति के लिए होड़ में लगे हैं। ये कहना कठिन है कि उनके बाहर जाने से कितना लाभ बचेगा। भाई यू, अयान सक्सेना को बचाने वाला कोई तो होगा ही। अगर तुम मुझसे पंगा लेना भी चाहो तो भी मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। यदि आप कार्रवाई करेंगे तो आपको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, वो हाओयू के छोटे भाई ने कहा। वो हाओयू, एक सज्जन व्यक्ति बदला लेता है। 10 साल बहुत देर नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। जल्दी या बाद में वह मुझे पकड़ने के लिए खामियां दिखाएगा। जल्द ही या बाद में मैं उसे यह इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगी कि वह मर जाए। इस समय वो हाओयू की अभिव्यक्ति बदल गई और जल्द ही उसके मुंह से सफेद झाग निकला और वह चारों ओर हिल गया। कोई, जल्दी आओ, वो हाओयू का छोटा भाई चिल्लाया। 2 जेल प्रहरी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। वो हाओयू बड़ी बड़ी आंखों और बिना सांस के जमीन पर लेटा हुआ था। शीघ्र प्राथमिक उपचार। दोनों जेल प्रहरियों ने जल्दी से प्राथमिक उपचार के उपाय किए, लेकिन ये बेकार था। वो हाओयू की सांस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जेल में मौजूद डॉक्टर भी दौड़कर वहां पहुंचे। वह मर चुका है। ऐसा लगता है कि उसकी मौत जहर से हुई है। डॉक्टर ने ध्यानपूर्वक जांच की और घोषणा की, यह मैं नहीं था। अयान सक्सेना ने भाई यू को मारने के लिए किसी को भेजा होगा। अयान सक्सेना नहीं चाहता कि भाई यू जेल से रिहा हो, वो हाओयू के बगल में बैठे छोटे भाई ने जल्दी से कहा। अध्याय 338 जनमत का तूफान उठ खड़ा हुआ है। विमान में अरविंद नायर को एक संदेश मिला। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उठकर अयान सक्सेना के पास गया। मिस्टर सक्सेना, 10 मिनट पहले एक विशेष घटना घटी है। कियान, थोड़ी देर के लिए माँ के साथ खेलो, अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को नीचे बिठाते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना चली गई और अरविंद नायर फुसफुसाए, मिस्टर सक्सेना, उच्च अधिकारियों ने आपको एक संदेश भेजा था, आपने उसे नहीं देखा। 10 मिनट पहले वो हाओयू की जेल में मृत्यु हो गई। अयान सक्सेना दंग रह गया।
वो हाओ यू की 3 साल की सज़ा लगभग खत्म हो चुकी थी और उस साल की घटनाएं अभी अभी उजागर हुई थीं और गर्माहट कम नहीं हुई थी। इस समय वो हाओ यू की वास्तव में जेल में जहर से मृत्यु हो गई। वो हाओ यू की मृत्यु से वह काफ़ी खुश हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे का व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसे बदनाम करना चाहता था। यह इतना प्रसन्नतादायक नहीं था। मैं समझता हूँ, अयान सक्सेना ने शांति से कहा। अरविंद नायर अपनी सीट पर लौट आए। अयान सक्सेना ने अपना फ़ोन निकाला। 3 मिनट पहले तियान लैंग ने उसे एक संदेश भेजा था। वह निंदिता सक्सेना को कागज़ के हवाई जहाज़ मोड़ना सिखा रहा था और उसने संदेश की सूचना की आवाज़ सुनी लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। तियान लैंग, तुम हस्तक्षेप करो और अपनी पूरी ताकत से जांच करो। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम समय में हत्यारे को ढूंढ पाओगे। अयान सक्सेना ने तियान लैंग को एक संदेश भेजा। संदेश प्राप्त करके तियान लैंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि यह मामला अयान सक्सेना का है। चूंकि अयान सक्सेना ने उन्हें पूरी ताकत से जांच करने को कहा था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है मिस्टर सक्सेना, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी मामले को सुलझाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पूरी ताकत से काम करेगी। तियान लैंग ने तुरंत एक संदेश भेजा। अयान सक्सेना ने सोचा, आखिर यह किसने किया। उस वर्ष की घटनाएं उजागर हो चुकी हैं और अब गर्मी बढ़ गई है। जब दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है तो कई लोगों को संदेह हो सकता है कि वो हाओ यू की मौत उससे संबंधित है। हालांकि वो हाओ यू एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, वह जेल में था और उसकी हत्या अस्वीकार्य थी। जनता विशेषाधिकार के प्रति बहुत नाराज है। यह एक बड़ा काला बर्तन है। चूंकि हत्यारा चाहता है कि मैं ये काला बर्तन अपने पास रखूं, इसलिए मुझे डर है कि इस मामले को सुलझाना आसान नहीं होगा। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। हत्यारा कौन है? अयान सक्सेना ने सोचा, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ऐसी कई ताकतें या देश हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, डोंगलिंग किंगडम और अन्य देश संभव हैं। संभव है कि उसके विकास से निहित स्वार्थी समूह प्रभावित हों। वो परिवार, वित्तीय परिवार और कैमल कंट्री द्वारा लक्षित प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बल भी संभव हैं। कियान, थोड़ी देर अकेले खेलो, रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना से फुसफुसाकर कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अयान सक्सेना के पास गई और पूछा, पति जी क्या हुआ? वो हाओ यू मर गया है, अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। रोशनी मेहरा स्तब्ध थी। क्या उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई? अयान सक्सेना, उसे जहर देकर मारा गया, उसकी हत्या की गई। रोशनी मेहरा का चेहरा बदल गया। पति, अगर यह खबर फैल गई तो क्या जनता की राय आपके पक्ष में नहीं होगी? क्या हत्यारा जानबूझकर आपके खिलाफ सबूत छोड़ जाएगा? अयान सक्सेना ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया और कहा, यह संभव है, लेकिन संभावना बहुत अधिक नहीं है। अगर मैं हत्यारा होता तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ही दोष लगाता और कुछ और नहीं जोड़ता। आप जितना अधिक करेंगे, आपके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रोशनी मेहरा, पति जी अब हमें क्या करना चाहिए? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? इस हत्या का मामला हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं काला बर्तन भी ले जाऊं तो मैं स्वस्थ हूं और इसे उठा सकता हूं। ये पुलिस का काम है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया और कहा, पति ज्यादा मत सोचो, मुझे विश्वास है कि पुलिस जरूर पता लगा लेगी। कोई बात नहीं, कियान को यहाँ ले आओ, मैं उसे पढ़ाना जारी रखूंगा, अयान सक्सेना ने कहा। रोशनी मेहरा, पति जी आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? मैं थोड़ी देर कियान के साथ खेलूंगी और विमान भी जल्दी ही उतर जाएगा। ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना को अयान सक्सेना को सौंप दिया। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के साथ खेलना जारी रखा। रोशनी मेहरा ने ऑनलाइन खबरों पर बारीकी से ध्यान दिया। निश्चित रूप से खबर ऑनलाइन फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो हाओ यू की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सूचित न करना असंभव है और उसके परिवार को ये कहने से रोकना भी असंभव है। अरे, वो हाओ यू को तो वास्तव में जहर देकर मार दिया गया। वह जेल से रिहा होने वाला था और इस समय उसकी मृत्यु थोड़ी अजीब है। पुलिस मास्टर लिन पर शक नहीं करेगी, है ना? वो हाओ यू ने कुछ गलत किया, लेकिन उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर मास्टर लिन ने ऐसा किया है तो उन्हें जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये खबर इंटरनेट पर फैल गई और जल्द ही गर्मागर्म चर्चाएं शुरू हो गईं। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग अयान सक्सेना का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग उस पर संदेह भी करते हैं। वो हाओ यू ने उस समय ऐसा ही किया था और यह समझ में आता है कि अयान सक्सेना नहीं चाहता था कि वह जेल से जिंदा बाहर आए। रोशनी मेहरा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उन्हें लगा कि अयान सक्सेना से बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। समय मिनट दर मिनट बीतता गया।
रोशनी मेहरा ने पाया कि कुछ मशहूर हस्तियां भी इस मामले में कूद पड़ी हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि अयान सक्सेना ने ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को भी विशेषाधिकार या ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए। कुछ केंग्रे दू हो सकते हैं, कुछ विशुद्ध रूप से दाई जो हैं। ऐसी टिप्पणियां स्वाभाविक रूप से अयान सक्सेना के लिए बहुत हानिकारक हैं। अधिकारियों के लिए उनके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है। वे बहुत ही बड़बोले अंदाज में कहते हैं कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिल सकते। आप यह नहीं कह सकते कि वे जो कह रहे हैं वह गलत है। 1 घंटे बाद विमान उतरा। अयान सक्सेना और अन्य लोगों को लेने के लिए कई गाड़ियां एयरपोर्ट पर खड़ी थीं। एक गाड़ी में अयान सक्सेना के माता पिता थे और बाकी गाड़ियां राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की थीं। मेंग्याओ कियान अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान से उतर गए और अयान सक्सेना के माता पिता बहुत खुश हुए। दादा दादी अनिंदिता सक्सेना ने प्यार से पुकारा। माता पिता अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने भी फ़ोन किया। कुछ बातें कहने के बाद अयान सक्सेना और बाकी लोग कार में बैठ गए। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा एक कार में बैठ गए, जबकि अनिंदिता सक्सेना और अयान सक्सेना के माता पिता दूसरी कार में बैठ गए। अयान सक्सेना की स्थिति को देखते हुए उसी कार में यात्रा करना कोई विशेष रूप से बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं होगा। मोटरसाइकिल तेजी से चल पड़ी और निकल पड़ी। रोशनी मेहरा और अयान सक्सेना दोनों पीछे की पंक्ति में बैठे थे। रोशनी मेहरा ने अपना फ़ोन अयान सक्सेना को थमाते हुए कहा, पति जी, मैंने जो कुछ कमेंट स्क्रीनशॉट किए हैं उन्हें देखिए। मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। जितना मैंने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने स्क्रीनशॉट तस्वीरें देखीं और कहा, पत्नी, क्या आप जानती हैं कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? वित्त, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वित्त शक्तिशाली है, लेकिन वित्त से भी अधिक शक्तिशाली कुछ है और वह है दूरस्थ खेती। जाहिर है, कई सार्वजनिक बुद्धिजीवी और उपनिवेशवादी इसमें कूद पड़े हैं। संभवतः कई लोगों को कुत्ते का खाना मिला होगा। कुछ लोग तो कुत्ते का खाना लिए बिना ही भाग निकले। रोशनी मेहरा को अचानक समझ में आया, मैं सोच रही थी, हमने इतने लोगों को नहीं उकसाया, फिर भी इतने सारे लोग सामने आ गए। वे चाहते हैं कि आपकी बदनामी हो। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने इस पद्धति का बहुत प्रयोग किया है। हमारे देश के कई वैज्ञानिकों और वास्तविक निजी उद्यमियों को इस तरह से बदनाम किया गया है। कई राष्ट्रीय ब्रांड ऐसे बदनाम करने वाले अभियानों के शिकार हो चुके हैं। रोशनी मेहरा ने गंभीर भाव से कहा, पति, हमें क्या करना चाहिए? क्या आप स्पष्टीकरण देने के लिए कोई बयान जारी करना चाहते हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, सब साफ है। मुझे खड़े होकर यह साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या आपने नूडल्स की शुद्धता साबित करने के लिए अपना पेट काटने के बारे में सुना है? रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया, पति जी, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी 2 दिन बाद है, हमें बहुत कुछ करना है। अध्याय 339 वैश्विक स्तर पर गर्म समाचार बन गया है। चीन के ग्रैंडमास्टर अयान सक्सेना पर हत्या का संदेह। दुश्मन जेल से रिहा होने वाले हैं। ग्रैंडमास्टर लिन को प्यार के लिए मार दिया गया। क्या ग्रैंडमास्टर लिन को चीन द्वारा हत्या के लिए दंडित किया जाएगा? कई विदेशी मीडिया संस्थान इस मामले पर रिपोर्ट करने की होड़ में लगे हुए हैं। शीर्षकों से पता चलता है कि ये समाचार बहुत भ्रामक हैं। ये खबरें कुछ चीनी लोगों द्वारा चीन में भी लाई गई हैं। क्या ग्रैंडमास्टर लिन ने सचमुच हत्या की थी? हालांकि अयान सक्सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे हत्या करने का विशेषाधिकार नहीं है। अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे उम्मीद है कि कानून उसे कड़ी सजा देगा, अन्यथा विदेशी देश निश्चित रूप से हम पर निरंकुशता का आरोप लगाएंगे। मैं उसे अनफॉलो कर रहा हूं। मैं किसी संदिग्ध का समर्थन नहीं कर सकता। कुछ विदेशी रिपोर्टों को चीन वापस भेजे जाने के बाद घरेलू स्तर पर भी ऐसी टिप्पणियां हुईं तथा जनता की राय पूरी तरह से भड़क उठी। इस स्थिति को सेंसरशिप से भी नहीं रोका जा सकता। पति, देखो, रोशनी मेहरा ने अपना फ़ोन अयान सक्सेना को दिया। अयान सक्सेना बहुत शांत थी, लेकिन वह शांत नहीं हो सकी। रास्ते में वह अपने फ़ोन पर ऑनलाइन कमेंट्स चेक करती रही। अयान सक्सेना ने इसे देखा और मुस्कुराया, पत्नी, क्या ये सामान्य नहीं है? विदेशी मीडिया मुझे बदनाम करने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा, है ना? अब जब उन्होंने इसकी सूचना दे दी है तो पश्चिम समर्थक लोग भी निश्चित रूप से इसका अनुसरण करेंगे। रोशनी मेहरा ने चिंतित होकर कहा, पति जी, आपके चाहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। उनमें से कुछ का बहुत रसूख है, उनकी बकवास का आप पर बहुत असर पड़ेगा। हे, उन्हें जो कहना है कहने दो। अयान सक्सेना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर प्रशंसक कम हो गए तो कम हो गए।
मैं वैसे भी पैसे कमाने के लिए प्रशंसकों पर निर्भर नहीं हूँ। पत्नी, शादी के बाद चलो अनिंदिता को हनीमून ट्रिप पर ले चलते हैं। रोशनी मेहरा अयान सक्सेना को एकटक देखती रहीं। पति जी, कंपनी का क्या हाल है? अयान सक्सेना ने कहा। जू के समूह के पास आपके पिताजी हैं। समूह के पास अब प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। जिंगमैंग समूह के पास भी अब बहुत सारे ऑर्डर हैं। हम कहाँ यात्रा करने जा रहे हैं? रोशनी मेहरा ने उम्मीद से पूछा। अयान सक्सेना, चलो पूरे देश में घूमते हैं। मेरी मौजूदा स्थिति में मेरे लिए विदेश जाना बहुत सुविधाजनक नहीं है। शायद दूसरे लोग सोचें कि मैं भागने के लिए विदेश जा रहा हूँ। रोशनी मेहरा, पति जी, इसके बिना भी आपकी मौजूदा स्थिति में आपके लिए विदेश जाना उचित नहीं है। आपके विदेश जाने का जोखिम 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सच है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। चीन में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर वह विदेश जाते हैं तो वे सब उनकी सुरक्षा के लिए उनका पीछा नहीं कर सकते। बीप बीप। अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। ये तियान लैंग का फोन था। अयान सक्सेना ने फोन उठाया। तियान लैंग, कोई सुराग? फोन के दूसरे छोर पर तियान लैंग ने कहा। मी सक्सेना, अभी नहीं, लेकिन उच्च अधिकारी इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और संयुक्त जांच के लिए अब एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम जल्द से जल्द जांच कर स्पष्टीकरण देंगे। इसके अलावा श्री सक्सेना, आपके विला के लिए निर्माण टीम मिल गई है। वे रात में आ जाएंगे और कल काम शुरू कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा। वे बहुत जल्द आ रहे हैं। मैं आपको कल सुबह विला का डिजाइन और निर्माण चित्र भेजूंगा। ठीक है। तियान लैंग ने बात करने के बाद फोन रख दिया। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा, पति जी, कोई खोज हुई? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अभी नहीं। चून की हत्यारा मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए मुझे डर है कि यह पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। हत्यारे की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति जी, आपकी वर्तमान स्थिति और पद को देखते हुए हत्यारे को पता होना चाहिए कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। आम लोग लापरवाही से इस मामले में उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। अयान सक्सेना, तियान लैंग ने अभी मुझे बताया कि निर्माण टीम आज रात मोडू पहुंच सकती है, जो उच्च अधिकारियों का समर्थन दर्शाता है। कई आम लोग गुमराह हो गए हैं और उन पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन ऊपर बताए गए बड़े लोग निश्चित रूप से अयान सक्सेना पर पूरा विश्वास करते हैं। पति जी, जब ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या ओल्ड ली और अन्य लोगों के लिए हमारी शादी में शामिल होना असुविधाजनक नहीं होगा? रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। उनकी हैसियत को देखते हुए अगर वे इस समय हमारी शादी में आएंगे तो विदेशी मीडिया बकवास कर सकती है। वे कहेंगे कि वे मेरा समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं या कुछ और। बात करने के बाद अयान सक्सेना ने ओल्ड ली का फ़ोन नंबर डायल किया। बूढ़ी ली, तुम्हें मेरे बारे में खबर पता है ना? अगर मेरी शादी से पहले मामला नहीं सुलझता तो मत आना, ताकि कुछ लोग ऑनलाइन बकवास न करें। फोन के दूसरी तरफ बूढ़े ली ने कहा, छोटे लिन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो रिटायर होने वाला हूं, मुझे उनके कहने से क्या डरना है। मुझे 100% विश्वास है कि इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अयान सक्सेना, बूढ़े ली, दूसरे लोग सोच सकते हैं कि आप मेरा समर्थन करने आए हैं। भले ही तब तक कोई नतीजा आ जाए, लेकिन कुछ लोग उस नतीजे पर यकीन नहीं कर सकते। आपकी चिंताएं वाजिब हैं। बूढ़े ली ने सोचा, मैं संबंधित विभागों से बात करूंगा और कई क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को इस मामले में भाग लेने दूंगा। उन्हें आपकी शादी से पहले जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने दें। मैं तुम्हारी शादी की शराब पीने जरूर आऊंगा। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने ओल्ड झांग को दोबारा फोन किया। बूढ़ा झांग हंसा, छोटे लिन, अगर यह नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारी शादी की शराब पीने नहीं आता, अगर मेरे पास कुछ और करने को होता। लेकिन जब ये घटना घटी है तो मुझे आना ही होगा। मैं बस आकर आपका समर्थन करना चाहता हूं, तो क्या? अयान सक्सेना ने लगातार कई फोन कॉल किए। वृद्ध सिन्हा और अन्य सभी ने कहा कि वे शादी में अवश्य आएंगे। वे सभी चतुर लोग हैं। एक कहावत है कि मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। अयान सक्सेना पर अब हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अगर वे इस समय नहीं तो और कब आएंगे? भले ही दूसरे लोग सोचते हों कि वे उसका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं, तो क्या हुआ? वह जेल जहां वो हाओयू को रखा गया है। स्पेशल टास्क फोर्स के नेता झाओ जिमिंग ने अपना पसीना पोंछा। वह बहुत दबाव में था। कुछ ही समय में उन्हें कई बड़े लोगों के फोन आए। सभी बड़े लोगों ने इस केस को लेकर गहरी चिंता जताई और उम्मीद जताई कि वे 48 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा लेंगे। वह पहले भी एक बार इस मामले से गुजर चुके थे।
वर्तमान स्थिति के आधार पर उन्हें लगा कि 48 घंटों के भीतर इसका पता लगाना मुश्किल होगा, और क्या वे अंत में मामले को सुलझा पाएंगे, यह एक सवाल था। सभी लोग उत्साहित हो जाएं। हमें इस मामले का पता लगाना ही होगा, भले ही हम खाएं या सोएं नहीं। झाओ जिमिंग ने अस्थायी कार्यालय के बाहर सख्ती से कहा। हाँ, जब झाओ जिमिंग और अन्य लोग घबराहट में मामले की जांच कर रहे थे, तब अयान सक्सेना का काफिला मनो में पहुंचा। शादी की व्यवस्था के लिए शादी की योजना बनाने वाली टीम को अयान सक्सेना और अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से संवाद करना था। बातचीत पूरी होने के बाद रोशनी मेहरा काउंटी टाउन के बड़े अपार्टमेंट में चली गईं। माता पिता, दादा दादी, यहाँ राघव मेहरा और सविता मेहरा उनका इंतजार कर रहे थे। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, ससुराल वालों, आपने बहुत मेहनत की है। आप इन दो नौजवानों को लेने भी गए थे। अनिंदिता सक्सेना ने अपना मुंह खोला और कहा, दादाजी आप गलत हैं। हम 3 हैं। राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, हाँ 3। दादाजी ने गलत गणना की। दादाजी हमारे छोटे बच्चे की गिनती करना भूल गए। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग मनो के अंदर आ गए। रोशनी मेहरा ने इधर उधर देखा। पहले की तुलना में इस मनो में बहुत बदलाव आया है। पूरा मनो लालटेन और सजावट से सजा हुआ है, उत्सव का माहौल है। मेंग्याओ, अनिंदिता, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो पहले खाना खा लें, चेन मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के लगभग 8 बज चुके थे और चेन मेई और बाकी लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वे अयान सक्सेना और बाकी लोगों के साथ मिलकर खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग भोजन कक्ष में आ गए। कुछ देर शराब पीने के बाद लिन हाई ने पूछा, बेटा, क्या इंटरनेट पर चल रही इस बात का शादी पर कोई असर पड़ेगा? अध्याय 340 अयान सक्सेना का छोटा सा जवाबी हमला। ऑनलाइन जनमत अशांत था। राघव मेहरा और सविता मेहरा अपेक्षाकृत ठीक थे, लेकिन अयान सक्सेना के माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे। अयान सक्सेना ने अनिंदिता की ओर देखा। वह भी काफी भूखी थी और इस समय शांति से अपना खाना खा रही थी। पिताजी, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन हाई ने खुद को रोक लिया और फिलहाल कोई और सवाल नहीं पूछा। 20 मिनट बाद रोशनी मेहरा और बाकी लोग जिन्होंने शराब नहीं पी थी, सबने खाना खत्म कर लिया था। पति जी, मैं नहाने जा रही हूँ और बिस्तर पर जा रही हूँ, रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना से कहा। पिताजी, दादाजी, शुभ रात्रि, अनिंदिता ने बचकानी आवाज में कहा। जल्द ही रोशनी मेहरा और वे सभी चले गए। लिन हाई ने कहा, बेटा, इंटरनेट पर बहुत से लोग हैं जो तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। कई विदेशी रेडियो और टेलीविजन स्टेशन इस मामले पर बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप मुख्य संदिग्ध हैं। क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी? राघव मेहरा ने दिलासा देते हुए कहा, ससुराल वालों, आप निश्चिंत रहें, ऐसी बात कभी नहीं होगी। अयान सक्सेना ने कहा, पिताजी, वो हाउ मौत के लायक था, लेकिन निश्चिंत रहें, यह मामला निश्चित रूप से मेरे द्वारा नहीं किया गया है। पुलिस हत्यारे को ढूंढ लेगी। लिन हाई ने चुपके से राहत की सांस ली। यह अच्छा हुआ कि उनके बेटे ने ये काम स्वयं नहीं किया। वह सचमुच थोड़ा चिंतित था कि अयान सक्सेना ने ये काम किया है। अयान सक्सेना में उद्देश्य और क्षमता थी। बेटा, क्या हमें कुछ करना चाहिए? ऑनलाइन बहुत से लोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारे बारे में बहुत अधिक निंदा कर रहे हैं। लिन हाई ने भौहें सिकोड़ी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, शांत हो जाए। क्या कई विदेशी मीडिया संस्थान अक्सर इस तरह की बातें नहीं करते? हमें जो करने की जरूरत है वह है स्वयं को और अधिक मजबूत बनाना। राघव मेहरा ने पूछा, क्या हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? हम अपनी बेगुनाही साबित करने के जाल में नहीं फंस सकते, लेकिन क्या हमें उन नफरत करने वालों को अन्य क्षेत्रों में जवाबी हमले का मौका नहीं देना चाहिए, विशेष रूप से वे सार्वजनिक बुद्धिजीवी जो आप पर निंदा कर रहे हैं? लिन हाई ने कहा, ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी सबसे अधिक घृणास्पद हैं। अन्य देशों के मीडिया द्वारा हमें बदनाम करना समझ में आता है, लेकिन ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी देश का अन्न खाते हैं और फिर देश के बर्तन तोड़ देते हैं। वे विदेशी देशों की छोटी छोटी अच्छी बातों की प्रशंसा आसमान तक कर सकते हैं और घरेलू समस्याओं को दिन में 800 बार कोसने में देर नहीं लगाते। अयान सक्सेना अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। पिताजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब भी एक गुस्सैल युवा होंगे। लिन हाई ने क्रोधित होकर कहा, ये देशभक्ति है बेटा। क्या उन बेईमान सार्वजनिक बुद्धिजीवियों से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? वे हमेशा दूसरे लोगों के काम में दखल देते रहते हैं। हाँ, अयान सक्सेना ने कहा। लिन हाई की आंखें चमक उठीं, कौन सी विधि? अयान सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अरुण राव को फोन किया। मिस्टर सक्सेना, क्या बात है? जब कॉल कनेक्ट हुई तो अरुण राव ने विनम्रता से पूछा।
अयान सक्सेना ने कहा, स्टील्थ कोटिंग में देरी करनी होगी। कई सार्वजनिक बुद्धिजीवी मुझे ऑनलाइन बदनाम कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियां बहुत अधिक हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता और मेरे पास कुछ और करने का समय नहीं है। अरुण राव, गुप्त कोटिंग में देरी नहीं की जा सकती। मिस्टर सक्सेना, मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितनी देर लगेगी। अयान सक्सेना, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। शायद कुछ दिन, शायद कुछ महीने, ये कहना कठिन है। जब तक मेरी हालत और ऊर्जा ठीक नहीं हो जाती, मैं निश्चित रूप से जल्दी करूँगा। वाह मिस्टर सक्सेना, आपकी क्या ज़रूरतें हैं? बस ये कह दो, अरुण राव हल्की खांसी से चिल्लाए। अयान सक्सेना इस गुप्त कोटिंग को संभालने में सक्षम था और उसने पहले ही उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी। अयान सक्सेना, निर्देशक जू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं आपके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के काम में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? अलविदा। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। अरुण राव ने कुछ देर सोचा और शेरा को बुलाया। शेरा, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सक्सेना का इससे क्या मतलब है? शेरा, निर्देशक जू, श्री सक्सेना ने कहा कि बहुत सारे सार्वजनिक बुद्धिजीवी उन पर निंदा कर रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि उनकी संख्या कम हो? अरुण राव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वे लोग बहुत चालाक हैं। वे जो कुछ कहते हैं वह बहुत उचित लगता है और हम सिर्फ इन बातों के कारण उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जितना अधिक हम ऐसा करेंगे, उतना ही अधिक लोग कहेंगे कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। शेरा, निर्देशक जू, हम अन्य पहलुओं से शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग जांच बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या यहाँ कोई नशेड़ी, वेश्या, रखेल की तलाश में कोई व्यक्ति या कोई भ्रष्ट व्यक्ति है जो रिश्वत लेता है? अरुण राव ने अपना माथा थपथपाया। आप युवा लोग अभी भी अधिक बुद्धिमान हैं। शेरा, वह पहले से ही 40 वर्ष का था। शेरा, कुछ विशिष्ट उदाहरण ढूंढो और लोगों से उनकी जांच करवाओ। श्री सक्सेना की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए यह उचित और कानूनी है कि हम उनके खिलाफ जांच करें। अरुण राव ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने इसकी सूचना फिर से उच्च अधिकारियों को नहीं दी, वे ही निर्णय ले सकते थे। अयान सक्सेना एक एसएसएस स्तर का व्यक्ति था। वे अयान सक्सेना की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार थे और उनके पास पूर्ण अधिकार थे। हाँ, मैं तुरंत जांच के लिए किसी को ढूंढूंगा, शेरा ने जल्दी से कहा। मोडू में एक स्थान पर एक प्रसिद्ध सार्वजनिक बुद्धिजीवी के चेहरे पर मुस्कान थी। इस विषय पर उन्होंने पहले ही 5 लेख लिखे हैं। प्रत्येक आलेख को कई लोग पढ़ते थे और कई लोग पसंद करते थे। वह पहले कभी इतने लोकप्रिय नहीं हुए थे। एक निश्चित क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वह देश में स्प्रे करते रहेंगे और मशहूर हस्तियों को डांटते रहेंगे, तब तक अच्छे दिल वाले लोग उन्हें पैसा और ट्रैफिक देंगे। यातायात पैसा है। क्या उसने कुत्ते का खाना सतह पर ले लिया? नहीं, वास्तव में वह बहुत सारे लाल नोट अपनी जेब में रख रहा था। ये तो और भी बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि जब ये लेख प्रकाशित होगा तो क्या ये बड़ी हिट साबित होगा। ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी 6ठा लेख अपलोड करने की तैयारी कर रहा था। डिंग डोंग, इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। कौन है भाई? ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी उठकर लिविंग रूम में चला गया और ऊंची आवाज में पूछा। संपत्ति प्रबंधन से। नीचे के निवासियों ने रिसाव की सूचना दी। दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति ने कहा। इस सार्वजनिक बुद्धिजीवी ने झांक कर देखा। बाहर वास्तव में एक संपत्ति प्रबंधन कार्यकर्ता था। वह पहले भी उसके संपर्क में था। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, 3 पुलिसकर्मी अचानक बाहर आ गए। उनमें से 2 उसे गिरफ्तार करने के लिए दौड़े और एक अन्य वीडियो बना रहा था। आप क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इस सार्वजनिक बुद्धिजीवी ने जोर से चिल्लाया। गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों में से एक ने कहा, हमें पता चला कि आप जुआ आयोजित करते थे और इसकी रकम बहुत बड़ी थी। हमें पहले ही पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। उसे ले जाओ। इस सार्वजनिक बुद्धिजीवी का चेहरा बहुत कुरूप हो गया। पिछले साल उन्होंने कुछ दोस्तों को ताश खेलने के लिए संगठित किया था। उन सभी के पास बहुत धन था और जुआ स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। प्रत्येक खेल में जीत और हार कम से कम 2 या 3 लाख तथा अधिकतम 10 लाख होती थी। ये स्थान उन्होंने ही उपलब्ध कराया था। उन दोस्तों ने उसे कुछ कमीशन दिया जो उसे ज्यादा नहीं लगा, लेकिन कुल मिलाकर 1 या 2 लाख रुपए हुआ करता था। जरा ठहरिए, मैं पहले शौचालय जाऊंगा, ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी चिल्लाया। वह रिश्ते को सुधारने के लिए किसी को बुलाना चाहता था। 1 या 2 लाख की रकम उसके लिए ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब सजा की बात आई तो 1 या 2 लाख की रकम निश्चित रूप से छोटी नहीं थी। हमारा पुलिस स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो शौचालय जाने में बहुत देर नहीं होगी। क्लिक करें। इस सार्वजनिक बुद्धिजीवी को हथकड़ी लगा दी गई।
अन्य स्थानों पर भी यही बात घटित हो रही थी। बस इतना है कि गिरफ्तार किए गए सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के खिलाफ आरोप अलग अलग हो सकते हैं। इन लोगों के गधे बहुत साफ नहीं हैं। पहले किसी ने गंभीरता से इनकी जांच नहीं की, लेकिन अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरह से जांच कर रही है तो उन्हें सच्चाई का पता कैसे नहीं चल सकता। उन्होंने अयान सक्सेना की ऊर्जा को बहुत कम आंका। अयान सक्सेना उन लोगों से अलग है जिनकी वे निंदा करते थे। अध्याय 341 सार्वजनिक बुद्धिजीवी अचंभित थे। अतिरिक्त हमारे क्षेत्र के एक प्रमुख सार्वजनिक बुद्धिजीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हथकड़ी लगाकर हमारे समुदाय से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे यहाँ भी एक है। क्या संयोग है, एक व्यक्ति को यहाँ भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने से पहले ही यह खबर ऑनलाइन फैल चुकी थी। अंधेरा हो चुका था, लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी और बहुत से लोग गर्म दिन के बाद शाम को टहलने के लिए बाहर निकले थे। इस बार पुलिस गुप्त रूप से गिरफ्तारियां नहीं कर रही थी। सभी पुलिसकर्मी वर्दी में थे और गिरफ्तार किए गए लोगों के हाथों में हथकड़ी थी तथा उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इस स्थिति में कई लोग फोटो और वीडियो ले रहे थे। पुलिस रिपोर्ट। तारांकन ने कई जुआ गतिविधियों का आयोजन किया, जिसका कारोबार लगभग 200,000 था। जुआ आयोजित करने का अपराध किया। मामले की जांच के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अंगों ने गिरफ्तारी की। पुलिस रिपोर्ट। एक औचक निरीक्षण के दौरान तारांकन के पास अवैध रूप से 103 ग्राम ड्रग्स पाया गया। सार्वजनिक सुरक्षा अंगों ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस रिपोर्ट। तारांकन को बार बार वेश्यावृत्ति में लिप्त पाया गया। उसे 14 दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऑनलाइन चर्चा के दौरान एक के बाद एक पुलिस रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें से प्रत्येक रोचक खबर ने लोगों को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखा। वाह, वे सभी मामलों की जांच कर रहे हैं, चाहे वे बड़े हों या छोटे। क्या तुमने ध्यान दिया, वे सभी लोग मास्टर लिन के प्रति कठोर थे। इस बार उन्होंने वास्तव में एक स्टील प्लेट को लात मारी है। मैं इन किले वालों से बहुत दिनों से परेशान हूँ। पुलिस की घोषणाओं ने निस्संदेह माहौल को और गर्म कर दिया है तथा अनगिनत नेटिजन्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रिय, उठो। क्या तुमने अयान सक्सेना की आलोचना करते हुए कोई लेख नहीं लिखा था? इसे जल्दी से हटाओ। कहीं एक महिला अपने पति को झकझोर कर जगा रही थी। उसके पति ने डिनर पार्टी में ज्यादा शराब पी ली थी और सो गया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को होश आया और वह दुखी होकर बोला, आपका आलोचना से क्या मतलब है? मैं ये देश की भलाई के लिए कर रहा था। विदेशी देश अधिक लोकतांत्रिक हैं और हमारे देश को उनसे अधिक सीखना चाहिए। महिला ने कहा, मुझे लगता है कि आप सही हैं, लेकिन अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या? अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उठ बैठा। किसको गिरफ्तार किया गया? पुलिस के पास लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करने का क्या कारण है? महिला ने कहा, उन सभी ने अयान सक्सेना की आलोचना करते हुए लेख लिखे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अन्य छोटे बड़े कारणों से गिरफ्तार कर लिया, जुआ या वेश्यावृत्ति की तरह। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। इतना कहने के बावजूद उस आदमी ने जल्दी से अपना कंप्यूटर खोला और अयान सक्सेना की आलोचना करने वाले सभी लेख डिलीट कर दिए। ओह! संदेशों को डिलीट करने के बाद इस सार्वजनिक बुद्धिजीवी ने राहत की सांस ली। उसने अपना फोन उठाया और जांच की। लगभग 30 सार्वजनिक बुद्धिजीवियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है तथा समय बीतने के साथ और भी गिरफ्तार किए जाएंगे। इन लोगों के लिए सबसे खराब स्थिति आजीवन कारावास की थी तथा हल्के मामलों में 10 या 15 दिन की हिरासत की सजा होती थी। मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आदमी ने मन ही मन सोचा। उसने ध्यान से सोचा। उसने जुआ नहीं खेला, वेश्यावृत्ति नहीं की और कोई और अवैध काम नहीं किया, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिंग डोंग, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों साथ साथ लिविंग रूम में गए और दरवाज़ा खोला। बाहर वाकई पुलिस थी। 3 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए और अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं सच्चा और ईमानदार हूं और मुझे आपके द्वारा गड़बड़ किए जाने का डर नहीं है। एक पुलिसकर्मी ने उनकी ओर देखा और कहा, मिस्टर वू, हमें पता चला है कि आपने कई बार जंगली जानवरों को खाया है, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित जानवर भी शामिल हैं। कृपया हमारे साथ आइए। मध्यम आयु वर्ग का आदमी। उसे वास्तव में ये बहुत प्रिय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस को इस बारे में पता चल जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, यह अपराध नहीं माना जाएगा, है न? आप मुझे केवल 10 या 15 दिन तक ही हिरासत में रख सकते हैं। मुख्य पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। श्री वो कानून के बारे में जानकार हैं। कानून जानते हुए भी उसे तोड़ना, मिस्टर वो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
इतना कहने के बाद पुलिसकर्मी ने श्रीवू की पत्नी की ओर देखा। सुश्री वांग, हमारी जांच के दौरान हमें पता चला कि आप कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध बनाए हुए हैं। उनमें से एक को एड्स है, बेहतर होगा कि आप जांच के लिए अस्पताल जाएं। श्रीवू और उनकी पत्नी के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। पति पत्नी दोनों जंगली जानवर खा रहे थे, लेकिन इसका परिणाम कहीं अधिक गंभीर था। श्रीमान वू का चेहरा हरा हो गया। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा हरा लग रहा था। अयान सक्सेना ने खाना खत्म किया, नहाया और बेडरूम में चला गया। अनिंदिता तो सो चुकी थी, लेकिन रोशनी मेहरा नहीं सोई थी। वह इस दौरान ऑनलाइन समाचार देख रही थी। पति जी, देश ने कार्रवाई कर दी है। अभी तक कुल 35 बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया है। रोशनी मेहरा ने खुश होकर कहा। कोई व्यक्ति ऑनलाइन आंकड़े रख रहा था। गिरफ्तार किए गए सभी बुद्धिजीवी प्रभावशाली थे। अयान सक्सेना बिस्तर पर लेट गया और रोशनी मेहरा को गले लगा लिया। पत्नी, इन चीजों की चिंता मत करो। आप सभी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते और उनमें से अधिकांश थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। अमेरिका का सुदूरवर्ती जल कृषि उद्योग अत्यधिक विकसित है। रोशनी मेहरा ने कहा, कम से कम हम अपना गुस्सा तो निकाल रहे हैं। ये लोग पाखंडी हैं, देश के लिए कुछ भी योगदान नहीं देते हैं और हर चीज की आलोचना करके बहुत पैसा कमाते हैं। इससे वे आपको निशाना बनाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। अयान सक्सेना ने कहा, चलो उनके बारे में बात नहीं करते। मुझे थोड़ी देर रुको, मुझे काम पर जाना है। मुझे विला के निर्माण डिजाइन के चित्र जल्दी से तैयार करने हैं। एक रात बीत गई। अयान सक्सेना ने निर्माण डिजाइन के चित्र तैयार कर लिए थे। उनके विला का सुरक्षा पहलू बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। यदि वे प्रलय दिवस बनकर में छिप गए तो भले ही पास में मशरूम बम फट जाए तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेरा, मैंने डिजाइन निर्माण चित्र पैक करके तुम्हें भेज दिया है। निर्माण टीम को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया है। गति की गारंटी होनी चाहिए और गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जहां तक लागत की बात है तो इसे थोड़ा बढ़ाना ठीक है। अयान सक्सेना ने शेरा को फोन किया। ठीक है मिस्टर सक्सेना, वह गुप्त कोटिंग। अयान सक्सेना ने कहा, मेरी आलोचना करने वाले सार्वजनिक बुद्धिजीवी कम हो गए हैं और इंटरनेट बहुत साफ सुथरा है। मेरे पास अभी कुछ समय है। मैं शादी से पहले इस बात को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। शेरा ने खुशी से फोन रख दिया। छठी पीढ़ी के विमानों के लिए स्टेल्थ कोटिंग की तुलना में वे सार्वजनिक बुद्धिजीवी कुछ भी नहीं थे। अयान सक्सेना ने समय देखा। अभी भी सुबह थी। वह अभी भी अपनी पत्नी को गले लगा सकता था और थोड़ी देर सो सकता था। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। अनिंदिता जाग गई। उसने घबराहट में कहा, माँ, हम कहाँ हैं? ये हमारा बिस्तर नहीं है। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता के नन्हे चेहरे को चूमा। अनिंदिता, क्या तुम अभी भी नहीं जागी हो? हम घर पर हैं, लेकिन हम यिनचैन के घर पर हैं, उसने कहा और अनिंदिता को गले लगा लिया। हे, मुझे याद है। मम्मी, पापा, चलो उठें और ताइची का अभ्यास करें, अनिंदिता ने कहा। रोशनी मेहरा, पति, क्या आपने अपने माता पिता को मार्शल आर्ट में अपनी प्रगति के बारे में बताया है? अयान सक्सेना ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी नहीं, फोन पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। मैं बाद में इस बारे में बताऊंगा। अनिंदिता, क्या तुम्हें याद है कि डैडी ने तुम्हें पहले क्या बताया था? क्या ये बात बाहरी लोगों को बताई जा सकती है? अनिंदिता ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह एक रहस्य है। केवल मैं, मम्मी, पापा, दादा, दादी, दादा और दादी ही जान सकते हैं, कोई और नहीं। अच्छी लड़की, आओ चलें। अयान सक्सेना मुस्कुराए।